तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे दैट इज नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस जिसको हम फैमिली ऑफ प्लेन से भी रिप्रेजेंट करते हैं 3D में। उसके जो क्वेश्चंस थे उसको हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पी पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन्स इज गिवन बाय दिस फॉर सम a comma b belongs to real number then we have to find the distance of this point from plane P। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, थर्ड प्लेन जो है इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो इसके केस में आप ये भी बोल सकते हैं इन तीनों लीनियर इक्वेशंस के इन थ्री वेरिएबल्स देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जिस तरह की कैलकुलेशन आप करते हैं P3 को P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 करके, तो वो कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। इन तीन लीनियर इक्वेशंस के लिए कंडीशन लगाएंगे दैट दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, y और z से जो डिटरमिनेंट बनता है जिसको डिटरमिनेंट d बोलते हैं, वो भी 0 होता है। d1, d2, d3 भी 0 होता है। इसमें मैंने तुम्हें बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में जो भी आपका आंसर आता है यू शुड ऑलवेज चेक इन दीज इक्वेशंस कि क्या पता उसके केस में नो सॉल्यूशन नहीं आ जाए, क्योंकि कभी-कभी पैरेलल प्लेन्स का केस भी बन जाता है। अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेंगे और डी में, और हम D1 से हमें फायदा नहीं होगा क्योंकि D1 क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में हम कांस्टेंट को पुट करेंगे, सेकंड थर्ड कॉलम सेम रहेंगे। अच्छा, उससे हमें B की वैल्यू मिल जाएगी, D1 को 0 करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेंगे, इससे ये इक्वेशन बनेगी, इससे आएगा b इक्वल टू -3 और जो b की वैल्यू -3 आ गई वो यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगी a की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमारी थर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसका आप डिस्टेंस लिख सकते हैं 3, 2 और -1 से। तो ये तरीका है हमने 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का, दैट इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स को हमने डिटरमिनेंट से सॉल्व करके कोएफिशिएंट्स a और b निकाल ली। ऐसे हम क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ये आईआईटी का क्वेश्चन है 2018 का। इसमें लिखा हुआ है लेट S बी द सेट ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिसेस। दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स B1 B2 B3 रियल नंबर। तीन इक्वेशंस हमें दी हुई है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। और ये है तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड में, और इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। तो जब भी तीन इक्वेशंस होती हैं, तीन वेरिएबल होते हैं, उसमें सिर्फ तीन ही केस पॉसिबल है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर लिखा हुआ है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा। और अगर एटलीस्ट वन लिखा हुआ है तो कम से कम एक, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो मोस्टली ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का ही केस होगा। तो जिस भी तीन लीनियर इक्वेशन, तीन वेरिएबल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड जनरली दिए हुए होते हैं, तो हमेशा मोस्टली क्या होगा, अगर उसमें सॉल्यूशंस की बात कर रहा है तो मोस्टली उसके केस में क्या होगा, डी जो होता है वो 0 के बराबर ही जनरली आता है। तो अगर आप इसका डी निकालोगे वो 0 के बराबर ही आएगा कोएफिशिएंट से, -1 2 5 2 -4 3 1 -2 एंड 2। तो अगर आप इसका डी निकालोगे डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स दैट विल कम आउट टू बी 0। तो हमेशा हम डी को ही पहले चेक करते हैं, उसके बाद में आप डी1 निकालें। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए नॉन होमोजेनियस टाइप है तो डी1 डी2 डी3 भी 0 होना चाहिए। तो डी1 को आप 0 करेंगे तो यहाँ से b1 b2 b3 में एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज दिस इक्वेशन b1 + 7b2 इज इक्वल टू 13b3। अब अगर आप यहाँ पे D1 के अलावा D2 से इक्वेशन बनाएंगे तो वो भी ऐसी ही कुछ इक्वेशन बनेगी सेम। D3 से बनाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसी ही इक्वेशन आपकी वहां पे बनेगी। तो वो यहाँ पे हमें मिलेगी एक ही इक्वेशन, दिस वन। अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर ईच बिलोंग्स टू सेट S। तो यहाँ पे B1 B2 B3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी B है वो वहां पे, अगर आप इस सिस्टम को लेंगे, इस सिस्टम को लेंगे, इस सिस्टम को और इस सिस्टम को, तो आपको चेक करना है किसके लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मतलब या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन होगा या यूनिक सॉल्यूशन का। तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पता है, तो सबसे पहले आप हमेशा निकालते हैं डिटरमिनेंट डी। तो डिटरमिनेंट डी अगर बनाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 के बराबर, दैट इज इन ऑप्शन 1। तो अगर डी की वैल्यू आ रही है नॉट इक्वल टू 0, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सिर्फ चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो डी नॉट इक्वल टू 0 स्टेट करता है दैट इट इज ए यूनिक सॉल्यूशन केस। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन अब यहाँ देखते हैं। तो इसमें तीन इक्वेशंस ये हैं। इसके लिए अगर आप चेक करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से डिटरमिनेंट बनाएंगे डी, तो ये आ जाएगा। इसमें अगर आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 0 के बराबर। तो जब आपका डी 0 आ जाता है तो उसके बाद में आप चेक करते हैं D1 D2 D3, तीनों को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी नॉन जीरो आ जाएगा तो नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। अगर एक भी नॉन जीरो नहीं आया, सारे के सारे जीरो आ गए फॉर दिस कंडीशन, तो वो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है इसी के हिसाब से हमें उसको चेक करना है कि वो क्या आएगा। तो अगर आप सबसे पहले निकालेंगे D1, तो D1 की वैल्यू आप इवेलुएट करेंगे यहाँ पे डिटरमिनेंट 1 की इन ऑप्शन 2, तो वो 0 के बराबर आएगा, वो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो आप उसके बाद में आपको D2 पे जाना चाहिए। D2 की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 3B1 + 3B2 + 9B3। तो अगर आप D2 को एनालाइज करेंगे तो ये जो वैल्यू है B1 + B2 + 3B3 आ रही है।
तो इसमें अगर आप देखेंगे ये वाली वैल्यू जो है, अगर इसके हिसाब से b1 की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 के बराबर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, मोस्टली 0 नहीं आएगी क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसके हिसाब से ये तो नहीं आ रहा 0। तो उससे हम यहाँ पे बोल सकते हैं d2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज दिस इज ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन। तो सेकंड ऑप्शन जो है वहां पे उसके केस में नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसके केस में, क्योंकि एक डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अब थर्ड ऑप्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट एक्स वाई जेड से डिटरमिनेंट बनाएंगे, वो वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 0 के बराबर आएगी। अब इसके हिसाब से अपने को लगता है d1 d2 d3 आप चेक करो। तो अगर आप इसमें यहाँ पे चेक करोगे d1 d2 d3, तो वो वैल्यूज भी क्या आ जाएंगी, 0 के बराबर आ जाएगी, ऑटोमेटिकली वो 0 के बराबर ही आएंगी। तो उससे तो आपको यही पता लगेगा कि यहाँ पे ये चीज हमेशा ट्रू होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। तो उसके केस में हमेशा मैंने आपको बताया है, जब भी चारों चीजें 0 आ जाती है, वी हैव टू चेक फॉर पैरेलल प्लेन्स। तो अपने को हमेशा पैरेलल प्लेन्स का केस चेक करना चाहिए हमेशा, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स के केस में d1 d2 d3 तो आ जाता है 0, लेकिन उसके केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी ये चारों 0 आ जाते हैं, यू ऑलवेज हैव टू चेक फॉर दिस। ये आपको हमेशा एग्जाम में चेक करना चाहिए। तो उसके लिए आपने जो डिटरमिनेंट डी बनाया है उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। इफ यू विल टेक ए लुक एट द डिटरमिनेंट डी, यू कैन सी द रेशियो -1/2 -1/2 एंड हियर आल्सो -1/2, और यहाँ लेंगे रेशियो, ये कितना आ रहा है 2 2 एंड 2। तो इनका कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल ही आ रहा है एक्स वाई जेड का। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है ये जो तीनों प्लेन्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल प्लेन्स हैं। इसमें से अगर आप यहाँ कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ये -b1 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो b2/2 आ जाएगा सेकंड इक्वेशन से। थर्ड से आ जाएगा b3। तो हमेशा आपको चेक करना चाहिए इन केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर आपका कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बन जाता है, यू शुड ऑलवेज चेक फॉर पैरेलल प्लेन्स, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन है जो एग्जाम में बनाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर पैरेलल प्लेन्स की बात करेंगे तो इसमें तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 3 मना, आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, पैरेलल प्लेन्स के केस में सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट कर सकता है, इफ दीज आर कोइंसिडेंट। अगर ये कोइंसिडेंट हो जाएंगे तो उसका मतलब हो गया एक ही प्लेन, और अगर एक ही प्लेन हो गया तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। पैरेलल प्लेन्स के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो नो सॉल्यूशन होता है, लेकिन पैरेलल प्लेन्स के केस में अगर वो कैसे भी करके कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, -b1 इक्वल टू b2/2 इक्वल टू b3, अगर ये हो जाता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे -b1 इक्वल टू b2/2 इक्वल टू b3। अब ये जो है इसको आपको चेक करना है इसके साथ ही, इससे b1 + 7b2 13b3 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो b1 + 7b2 को आपको अब इसमें चेक करना चाहिए कि b1 + 7b2 अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वल टू 13 टाइम्स b3, ये वाली कंडीशन कि अगर हम ये कोइंसिडेंस चेक करते हैं, तो अगर हम ये चेक करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि फॉर दिस रिलेशन बिटवीन b1 b2 b3, यहाँ पे ये क्या है, प्लेन्स कोइंसिडेंट ही है। तो अगर कोइंसिडेंट होंगे तभी क्या होगा, उसके केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि दीज आर कोइंसिडेंट, इट मींस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको चेक कैसे करना है, हाउ डू यू हैव टू चेक, व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट b1 इक्वल टू -b2/2, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो ये b2 की टर्म्स में आ जाएगा। पुट b3 here b2/2, so you will get 13b/2 both the sides, so they are equal for this relation, it means there are infinite solution। तो ऑप्शन नंबर 3 जो बोलता है दैट इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये भी हमारे मोर देन वन सॉल्यूशन की बात कर रहा है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज एग्जिस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 काफी अच्छा ऑप्शन है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन जनरली बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप यहाँ पे डिटरमिनेंट डी निकालेंगे तो 15 आएगा, दैट इज नथिंग बट नॉट इक्वल टू 0। तो उसके केस में यू कैन से द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 4 में भी एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 3 एंड 4। कितना भी बड़ा क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, ऑलवेज लुक फॉर सम ऑप्शंस व्हिच आर इजियर टू सॉल्व, बिकॉज ईच करेक्ट ऑप्शन का आपको 1 नंबर मिलता है, टोटल 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। तो अगर आप दो ऑप्शन भी देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 और 4 दे वर द इजीएस्ट, बिकॉज वहां पे जस्ट वी हैड टू चेक डी। तो आप इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 मार्क्स को इजीली गेन कर सकते थे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस, ये आपको ध्यान रखना है फॉर नॉन होमोजेनियस टाइप। हाँ समीर बोलो। सर ये पैरेलल प्लेन्स वाला कब सॉल्यूशन देगा और कब सॉल्यूशन नहीं देगा, वो एक्सप्लेन एक बार फिर से कर दीजिए ना। देखो क्या होता है कि जब हम यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो आपका स्टेप बेसिकली क्या होता है, व्हाटएवर क्वेश्चन कम्स यू हैव टू फर्स्ट चेक द वैल्यू ऑफ डी। तो सबसे पहले हम डी ही चेक करते हैं, दैट इज डिटरमिनेंट डी, दैट इज द कोएफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है एक्स वाई जेड से। इफ दैट इज 0 यू गो फॉर चेकिंग फॉर d1 d2 d3। तो अब क्या होता है, d इक्वल टू 0 के केस में देयर आर टू केसेस, आइदर इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन।
अब डिटरमिनेंट D1 D2 D3 जो होता है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, ये वैल्यू हमेशा आपकी जीरो आएगी फॉर पैरेलल प्लेन्स। यू कैन चेक हाउ, बिकॉज अगर सपोज इसके लिए अगर आप निकालोगे तो इसके लिए नोटिस करो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन लोगे तो दैट इज 1 1 1, थर्ड कॉलम में से 5 कॉमन लोगे दैट इज आल्सो 1 1 1। तो उसके केस में D1 अगर आप निकालेंगे तो यहाँ कांस्टेंट पुट करेंगे, बट दीज टू कॉलम्स विल बिकम 1 1 1 व्हेन यू टेक समथिंग कॉमन। तो उसके केस में D1 D2 D3 हमेशा जीरो आएगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो पहले मैं इसको चेक ही कर लेता हूं कि ये पैरेलल प्लेन्स है या नहीं। मैं वैसे ही स्टार्ट कर रहा हूं, हम रिवर्स तरह से ऐसे करते हैं। तो व्हाट वी सी कि अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहले चेक कर लें कि दे आर पैरेलल प्लेन्स और नॉट। इफ दे आर पैरेलल प्लेन्स, तो उसके बाद में आपको ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप रिवर्स तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, ऑलवेज चेक इफ दे आर पैरेलल प्लेन्स और नॉट। इफ दे आर पैरेलल प्लेन्स, द सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दे कैन नॉट कट ईच अदर। तो उसके केस में हम ये बोलते हैं, इफ द कांस्टेंट इज ए वेरिएबल टर्म, तो हम बोलते हैं पैरेलल प्लेन्स का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट कर सकता है इफ दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम प्लेन। इट मींस द प्लेन्स आर कोइंसिडेंट। तो सेम प्लेन का मतलब क्या होगा, b1 और यहाँ से जो कोफिशिएंट आएगा और यहाँ से जो कोफिशिएंट आएगा, जब इनको आप पैरेलल प्लेन बना देंगे, दे हैव टू बी इक्वल, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब ये तो क्वेश्चन हो गया जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आर गिवन, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया दे आर पैरेलल प्लेन्स। इन सम क्वेश्चंस व्हाट हैपेंस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट गिवन टू अस, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जो अपन ने किया था इससे जस्ट पहले वाला। तो उसमें क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड हमें नहीं दिया हुआ था। तो उसके केस में अगर तुम देखोगे तो जो आपका आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आंसर आ गया अपना, व्हाट डिड द आंसर वी गेट, वी गॉट 2, वी गॉट -3। ओके, दिस वाज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब इसमें क्या है, 3 और -2 के हिसाब से यू जस्ट चेक इफ दीज 3 ऑल आर पैरेलल प्लेन्स और नॉट। जनरली आई ऑलवेज चेक, क्योंकि अगर कभी भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड मिसिंग होता है एंड इफ यू फाइंड दोस कोफिशिएंट्स, एंड इन जनरली इफ देयर आर मोर देन वन आंसर ऑफ कोफिशिएंट्स, इसमें तो क्या एक एक आंसर है, तो जनरली वो होगा आंसर। आप चेक करेंगे तो पैरेलल प्लेन्स नहीं आएंगे। बट इफ देयर आर मोर देन वन आंसर्स, तो आपको जनरली चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें से कई बार एक आंसर के लिए इफ यू पुट द वैल्यू हियर दे आर पैरेलल प्लेन्स। सो इट सीम्स लाइक कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, बट देयर आर नॉट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, देयर इज नो सॉल्यूशन। ऐसे हम चेक करते हैं। अभी क्लियर है, समझ आया? सर वो जो तीनों प्लेन्स केस 3 में निकला है वो सेम ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? नहीं 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 नहीं, दे वर पैरेलल प्लेन्स, बट व्हाट वी टेल कि अगर वैसे देखेंगे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट सिंस द कांस्टेंट टर्म इज डिफरेंट, सो वी से दे आर 3 डिफरेंट प्लेन्स। बट अगर कांस्टेंट टर्म हम इक्वल कर दें, बिकॉज अगर हम एक ऐसा रिलेशन लिख दें कांस्टेंट टर्म में दैट दे आर इक्वल, दीस 3 प्लेन्स विल बिकम ए सिंगल प्लेन और यू कैन से कोइंसिडेंट प्लेन। जैसे होता है ना, सेम लाइन होती है या कोइंसिडेंट लाइंस होती है, दैट टाइप ऑफ केस इट बिकम्स। बट अगर हमने इसको कोइंसिडेंट कर दिया, तो उसके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा इट इज सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन और नॉट, क्योंकि अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, इसी कंडीशन को यूज करते हुए ही हमें आगे चेक करना है। यस सर। समझ में आया क्या कर रहा हूं? तो क्या होता है यस कि सर। जब कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होती है, इफ द कांस्टेंट बिकम्स इक्वल, दे आर कोइंसिडेंट प्लेन इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स, एंड इन कोइंसिडेंट प्लेन्स देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये चीज है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अपन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स जिसमें कांस्टेंट टर्म 0। इफ द कांस्टेंट टर्म इज 0, इट मींस ऑल 3 प्लेन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज व्हाट वी कैन से। तो इन तीनों प्लेन्स में एक कॉमन पॉइंट ऑलवेज रहेगा ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों का हमेशा देयर विल ऑलवेज बी ए सॉल्यूशन, ऑलवेज, बिकॉज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 विल ऑलवेज सेटिस्फाई देम। So there will always be a solution. So there won't be any case of no solution. So in case of homogeneous, what we say is there is always a solution. It means system of equations are consistent. They cannot be inconsistent. तो ये हमेशा consistent ही रहे। Consistent word means there is a solution. Inconsistent word means there is no solution. तो ये हमेशा consistent रहेंगे because there is always a solution 0 0 0 which will satisfy these equations. अब अगर आप यहाँ पे बोलते हैं इसमें भी हम 4 डिटरमिनेंट बनाएंगे, d d1 d2 d3. So if you will make d d1 d2 d3, so this is your column number 1, this is your column number 2, and this is your column number 3. This is in determinant D. So what we say is in column number 1, if you replace this by constant term, column 2 and column 3 remain same. Constant term क्या है, यहाँ पे 0 है. So we can say कि in d1 d2 d3 there will always be a column जहाँ पे terms 0 होंगी, तो उस determinant की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी. So these every determinant will always be 0. और हमने जो सॉल्यूशन डिफाइन किया है वो ऐसे dx by d, dy by d, dz by d. तो we know dx, dy and dz they are always 0. तो वैसे अगर हम बोलेंगे तो we say there is only one solution, x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0. But we can write this equation as dx equal to d of x, y multiplied by d is equal to d of y, z multiplied by d is equal to d of z. अब अपने को ये पता है कि राइट साइड का पार्ट तो हमेशा क्या है, दिस इज नथिंग बट 0. तो ये वैल्यू हमेशा 0 है. नाउ वी विल सी इफ
how many values of x, y and z exist. Now that depends upon capital D. If capital D is also 0, the left side will also become 0. और अगर लेफ्ट साइड भी 0 हो गया और राइट साइड भी 0 हो गया, you can take any value of x, y, z, it will always be satisfying this solution. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि if capital D is 0, it means there is infinite solution. ये हम बोलते हैं. If capital D is not 0, so we can find small x equal to, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड और यहाँ डिवाइड, you will always get a unique solution, that is x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0. इसको अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं. ट्रिवियल मींस इट्स अ सिंपल सॉल्यूशन व्हिच वी कैन सी डायरेक्टली. तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 0 के केस में हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन. तो ट्रिवियल को आप जीरो वर्ड से एसोसिएट कर सकते हो, हम ये कंडीशन लगाते हैं. तो अब क्या होता है कि एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आएगा एडवांस के पेपर में, तो जो नॉन होमोजेनियस होता है, देयर आर सम केसेस व्हिच दे कैन आस्क, बिकॉज़ यू हैव टू चेक d, d1, d2, d3 सब चेक करना पड़ता है. होमोजेनियस के केस में यू डोंट हैव टू चेक एवरीथिंग, आइदर देयर इज ए सॉल्यूशन or there is no solution, there are infinite solution, single solution or infinite. Infinite, there is only one condition, determinant d equal to 0, and if there is unique solution, determinant d is not equal to 0. तो इतना छोटा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आता. What they do is they tell you to find out those infinite solutions some way or the another. हम देखते हैं वो कैसे बोलते हैं. जैसे सपोज दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे अपने को तीन इक्वेशंस दी हुई हैं. These are all homogeneous. If a question comes from homogeneous, it is not written if there are infinite or unique solution. Mostly if the coefficients are given to you, x, y, z, you will find that the determinant of this will always be 0. You can check. वो होगा because there is nothing to find based on these equations. You can see the determinant value will come out to be 0. There will be infinite solutions. And in these type of questions, what they do is इसके साथ में वो एक और कंडीशन दे देते हैं. जैसे यहाँ लिखा x square plus y square plus z square is 15 से बड़ा less than equal to 150. अब infinite solutions के ऊपर हमने x, y, z में ये कंडीशन लगा दी. Then you have to find how many elements in set S exist. What is set S? x, y, z का जो ट्रिपलेट है उसके कितने तरीके हो सकते हैं वो अपने को पता है. अब अपने को ये पता है इन तीनों इक्वेशंस में से we will try to find infinite solutions. तो ये वैसा क्वेश्चन हम इसमें क्या करेंगे, we are trying to find infinite solutions. अब ध्यान रखना, infinite solutions you cannot find. What we do is, infinite solutions का मतलब क्या है, देखो infinite solutions का मतलब क्या है, if you are talking about these three planes, तो ये क्या है, this is plane P1, this is plane P2 and this is plane P3. Infinite solutions का मतलब है P3 is equal to P1 plus lambda P2. This will always be the case. वो origin से तो पास हो ही रही है, but two planes जो है वो एक ऐसी लाइन पे कट कर रही है, वहां से तीसरा प्लेन भी पास करेगा. That is the case. तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पे. तो हम infinite solutions निकालते कैसे हैं? In homogeneous, we eliminate one of the variables. जैसे मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और इसमें मैंने ऐड कर लिया. So 2x will cancel out. You will get z equal to 0. Mostly it is possible you will get the value of some variable or you may or may not get that value. In this case we are getting z equal to 0. If you will put z equal to 0 here, you will get x in terms of y, that is x equal to 2y. Generally क्या होता है, आप x in terms of y निकालते हैं, y in terms of z निकालते हैं. This is how you get. Infinite का मतलब यही है, x in terms of y it means you can take infinite values of y for which you will get infinite values of x. तो इसीलिए वो infinite solution है. अब इसमें क्या होता है, एक जो और कंडीशन अपने को दी हुई होती है, in this we will put this value. यहाँ पे अपने को लिखा हुआ है x equal to 2y. So we'll put here 2y. और z अपने को पता है that is 0. So here we will put 0. So satisfying this, what we can write is 4y square plus y square is less than equal to 150 and greater than equal to 15. So what it will give, y square is greater than equal to 3 and less than equal to 5. यहाँ पे आ जाएगा 30. अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है that there are set of all integer solutions. Okay. So we have to consider integer values of x, y and z. So we have to see y कब integer होगा. If y is integer, it means we have to see कितनी values of y है. क्योंकि जितनी values of y होंगी उतनी ही values of x होंगी. Z is always 0. So y integer का मतलब क्या है, y square भी क्या होगा, integer ही होगा. So we will consider y square values of integer between 3 to 30. तो हमें एक ऐसे इंटीजर का स्क्वायर लेना है, that is also an integer. So we have to consider only natural numbers का square, which is generating an integer. तो 3 के बाद में हमें दिख रहा है y square can take 4, y square can take 9. So this is 2 square, this is 3 square, then 4 square, then 5 square, 6 square we cannot take because maximum it will go to 30. तो उसके corresponding you can say what is y? Y is equal to plus minus 2. This corresponding you can say y is equal to plus minus 3. Corresponding to this you can say y equal to plus minus 4. Corresponding to this we can say y equal to plus minus 5. So we can say there are 8 values of y, integer values. तो उसके corresponding x की भी 8 ही values आएंगी. So that will form one pair, one triad. तो
नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 8। ये अपना आंसर आ जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्वाइट कॉमन व्हिच कैन कम फ्रॉम होमोजेनियस टाइप। तो इसमें 3 के अलावा एक और कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है। जैसे एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे और देखते हैं जो इसमें आ सकता है यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज दिस वन। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन फॉर सम k बिलोंग्स टू R, देन यू हैव टू फाइंड दिस। तो अब क्या है, ये नॉन होमोजेनियस टाइप है। नॉन जीरो सॉल्यूशन मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, d इक्वल टू 0 करेंगे। यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और k स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये जो अपने k स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यू कैन ऑलवेज पुट देयर। इसको यहाँ पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3 इक्वेशंस। तो ये तो अपना हो गया नॉन जीरो सॉल्यूशन का पार्ट खत्म। दिस इज व्हाट वी डिड, वी हैड टू डू इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन अपन ऐसे ही लगा। अब इसके साथ में आपको वैल्यू पूछी गई है, सो इट मींस यू हैव टू सॉल्व फॉर x y एंड z। ऐसा ही हो गया अपना। तो अपने को x y z की वैल्यू निकाल। अब होमोजेनियस में क्या है, यू डू नॉट हैव टू चेक पैरेलल प्लेन्स है या नहीं है, आपको दिख ही जाएगा सीधे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज़ हियर इट इज ऑलवेज 0। सो इफ यू विल गेट सेम कोएफिशिएंट ऑफ x y z, तो आपको दिख जाएगा कि वो सेम प्लेन है, पैरेलल है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बट हियर आल्सो वी हैव टू सॉल्व फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अपन क्या करेंगे, वेरिएबल्स एलिमिनेट करते हैं। सो इफ दीस आर 3 इक्वेशंस 1 2 and 3, so I can see if I will subtract these two equations, first equation and third equation, you see 1y and 3z will cancel out. So 1 minus 3, here what it will do, 1y 3z will cancel out, you will get minus 2x equal to 0. So that will give you x equal to 0. And if you will put x equal to 0 in 1, you will get y in terms of x, y in terms of z. तो y आ जाएगा यहाँ से y equal to minus 3z, तो y by z आ जाएगा minus 3. तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज पूछा क्या जाता है, तो अपना यहाँ तो आंसर आ गया 0 प्लस माइनस 3। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में, यू माइट हैव टू फाइंड x by y plus y by z plus z by x, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम। बिकॉज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में हम सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते, बट अपने को ये पता है कि होमोजेनियस टाइप में इफ यू विल एलिमिनेट वन वेरिएबल, यू वी कैन गेट द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू वेरिएबल्स। तो अपने को इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर आपका क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है, वो कंफ्यूज करने के लिए। x देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकता है, x स्क्वायर z, it will become y square x and it will become z square y। तो वो इस तरह से क्या कंफ्यूज करने के लिए लिखता है x y z। ऑलवेज लुक व्हाट इज द डिग्री। डिग्री मींस यहाँ पे देखोगे पावर में 2 है, पावर में 1, पावर में 2, पावर 1, पावर में 2, पावर 1। सो देयर आर 3 टर्म्स ऑफ सेम डिग्री, डिग्री 3। डिनोमिनेटर इज आल्सो डिग्री 3। सो इफ यू विल सेपरेट, इट मींस इस पूरे टर्म की डिग्री क्या है, दैट इज 0। ऊपर भी डिग्री 3 है, नीचे भी डिग्री 3, और रेशियो में भी देखो क्या है, डिग्री 0 ही है, x की पावर 1, y की पावर 1। तो ये क्या है, रेशियो का ही क्वेश्चन है, एक अलग तरीके से पूछा गया है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन द एग्जाम, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये अपने को क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक ठीक। और इसमें और किस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, यू कैन मेक ए क्वेश्चन बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आल्सो, बिकॉज़ इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देयर इज अ रूल कॉल्ड साइन रूल। इन द साइन रूल इट इज a अपॉन sin इक्वल टू b अपॉन sin b इक्वल टू c अपॉन sin c, यही होता है। तो हियर आल्सो देयर इज अ रेशियो ऑफ साइड्स a एंड b। इस तरह से उसमें भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि रेशियो यहाँ पे भी आता है। इफ आई विल राइट x y z रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, आई कैन आस्क समथिंग अबाउट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करके उसमें भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो आईआईटी में आया है 2011 में। तो अपने को ये 3 दी हुई इक्वेशंस, दीज आर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट 3 इक्वेशंस। तो यहाँ पे अपने को ये 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। उसके साथ में अपने को दी हुई है इफ पॉइंट ABC विद रेफरेंस टू ई लाइज ऑन द प्लेन। तो देखो 3 इक्वेशंस हैं, कोएफिशिएंट्स फिक्स्ड हैं, देयर विल बी मोस्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बिकॉज़ दे आर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। और अगर इसके साथ में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है तो डेफिनेटली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस है, यू कैन चेक टू बी श्योर। अब अपने को निकालना है इसकी वैल्यू, यू हैव टू फाइंड सम वैल्यू। तो अपने को पता है यूजिंग दीस 3 इक्वेशंस वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू, वी कैन फाइंड द रेशियो a by b, b by c, c by। तो अगर इसके साथ में अपने को एक और इक्वेशन दे दे तब हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज़ दीस 3 इक्वेशंस बेसिकली आर 2 इक्वेशंस, लीनियर कॉम्बिनेशन इज द थर्ड इक्वेशन, p1 p2 p3, दिस इज p1 plus lambda p2 only। तो लिखने में ये 3 इक्वेशंस है, बट दे आर नॉट 3 इक्वेशंस, दे आर इफेक्टिवली 2 इक्वेशंस ओनली, बिकॉज़ वन ऑफ देम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग 2 इक्वेशंस, दैट इज व्हाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ है। तो वैसे देखा जाए तो इन तीनों से हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए आते हैं बिकॉज़ वन इक्वेशन जो है वो रिडंडेंट है, उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें सिर्फ इसीलिए रेशियो निकालते हैं। लेकिन अगर आपको इसके साथ कोई और इक्वेशन भी दे देता है देन यू कैन सॉल्व। तो यू हैव टू सॉल्व दीस 3 इक्वेशंस, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसी तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता है। तो 1 और 4 से आई कैन एलिमिनेट b and c, you can easily find it, put the value of a in 1, you will get b plus c equal to 1 minus 1,
और यहाँ पे a की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे तो उससे भी आपका आ जाएगा। आपको b प्लस सी ही निकालना है, तो ये आपने -1 पुट कर दिया, ये आपको पता है 1, यू कैन फाइंड दिस वैल्यू। इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये अपना हो गया है होमोजीनियस टाइप, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स। बट मोस्टली एडवांस में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से वो क्लब करता है दीज 3 इक्वेशंस विद वन मोर इक्वेशन एंड देन यू हैव टू सॉल्व। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस में। वी हैव सीन 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स विद कांस्टेंट टर्म नॉट 0। विद कांस्टेंट टर्म 0 हमने देख लिया। नेक्स्ट इज 3 इक्वेशंस बट 2 वेरिएबल्स x एंड y। इस तरह से ये 3 इक्वेशंस हैं। तो अगर ये केस होता है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दीज रिप्रेजेंट्स 3 लाइंस, बिकॉज़ अगर z का कोएफिशिएंट 0 है तो वो प्लेन नहीं होगा, दैट इज l लाइन। तो अब यहाँ पे इन तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात हो रही है। सो इफ आई से दीज 3 लाइंस हैव ए कॉमन सॉल्यूशन या देयर इज ए सॉल्यूशन, इट मींस दे co-current lines, they are intersecting at a single point। इसका ये मतलब होगा। अब अगर अपन मान लो इसको स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से नहीं बोले तो अपन यहाँ पे इसको डिटरमिनेंट्स के कॉन्सेप्ट से इफ यू ट्राई टू थिंक, तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट डी निकालेंगे। अगर z का कोएफिशिएंट अपन 0 मान लेते हैं, you will get d equal to 0। if you will find d1, that will also be 0 because here coefficient is 0। d2 will also be 0, d3 will also be, नहीं d3 0 नहीं आएगा, बाकी तीन डिटरमिनेंट आपके 0 आ जाएंगे। so we can see dx is 0, d is 0। तो इसके हिसाब से तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं, बिकॉज़ इफ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल सेटिस्फाई इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x। dy is also 0, this is 0, this is 0, but this is not 0, this is some value। तो यहाँ पे इसके हिसाब से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, बट फॉर सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट इफ दिस इज 0 यू विल टेक इट टू लेफ्ट साइड। तो dz भी क्या होना चाहिए अपना? 0 होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दैट इज द ओनली केस। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं अगर इसको यहाँ ले जाएंगे इस तरह से कंडीशन आती है। और एक्चुअल में बेसिकली कंडीशन हमने क्या लगाई है? दिस वन, कि जो कोफिशिएंट्स है a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 और कांस्टेंट टर्म, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। और यही कंडीशन होती है कॉनकरेंट लाइंस की। इफ 3 लाइंस आर कॉनकरेंट इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग ए फैमिली ऑफ लाइंस। सो दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग ए फैमिली ऑफ लाइंस। Family of lines means L3 is you can write as L1 plus lambda L2। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ये कंडीशन लगा सकते हैं दैट दे आर कॉनकरेंट, इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म डिटरमिनेंट इज 0। बोथ तरीके आपके सही हैं, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखेंगे, और ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम के हिसाब से बोलेगा इफ देयर इज अ सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन हम देखेंगे, दीस 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे अब 2 ही वेरिएबल है x y, देयर इज नो z। You just have to make the determinant of coefficient of x, y, z and equate it to 0। उसको सॉल्व करके आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। आगे सिर्फ कैलकुलेशन, you will get this answer, you will divide by AC, so you can write 1 by C plus 1 by A is equal to 1 2 by B। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी आंसर मैच करा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्रेमर्स रूल वाला पार्ट। तो डिटरमिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, दैट इज ऑफ क्रेमर्स रूल। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेकंड पार्ट दैट इज इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, जिसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। रोज को ऐड करते हैं, रोज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी रो को किसी से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इफ समबडी वांट्स द वीडियो ऑफ दैट आई कैन शेयर द वीडियो, क्योंकि जेईई मेन में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन डिस्कस करी है, क्या क्या तरीके होते हैं। बट उसके क्या आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। उस पर 2-3 बार ही क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, इन लास्ट 10 ईयर्स, बट दिस इज क्वाइट कॉमन इन डिटरमिनेंट्स। अब हम लास्ट एक चीज देख लेते हैं डिटरमिनेंट में, दैट इज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज दिस वन। उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद मैट्रिसेस। तो यहाँ पे ये काफी कॉमन डिटरमिनेंट है, ABC, DCA, CAB। इफ यू एक्सपेंड दिस अबाउट एनी रो you will get the determinant value is equal to this 3ABC minus A cube minus B cube minus C cube। we can change it into this। अब यहाँ पे इस डिटरमिनेंट के हिसाब से ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है दैट दिस डिटरमिनेंट इज ऑलवेज लेस देन 0। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव साइन लेके यहाँ कॉमन लेंगे। सो दिस विल बिकम दिस A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC। और we know the identity of this is nothing but A plus B plus C, A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C। तो ये हमारा यहाँ पे इसमें चेंज हो जाएगा। एंड दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक्सप्रेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है विच कैन कम अगेन एंड अगेन इन अलजेब्रा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। और ये आपका एक्सप्रेशन आई हैव डिस्कस्ड दिस एक्सप्रेशन इन वेयर, जब मैंने वेक्टर्स में एक क्वेश्चन कराया था आपको इनइक्वालिटी का, जिसमें था मॉड ऑफ A माइनस बी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ B माइनस C का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ C माइनस A का होल स्क्वायर। वो वैल्यू दी हुई थी हमारे 9। तो उसमें हमने जब सॉल्व किया था तो उसमें आपका यही कुछ जनरेट हुआ था, सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। उसमें डॉट प्रोडक्ट में था और इसमें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इधर है। So if this expression is given to us, we can rewrite this expression like this।
हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यू कैन राइट दिस एज माइनस ए बी प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये तो मैंने 2 अलग कर लिया, एंड इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस बाई 2 इट विल चेंज टू दिस एक्सप्रेशन। a square को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, so this will become 2a square, we will split that, b square you will split it into two parts, b square, c square you will split it into two parts, c square, ये आएगा 2ab 2bc 2ca, तो यहाँ हम पुट कर देंगे, so that will generate 3 square, a minus b का स्क्वायर, a minus c का स्क्वायर, b minus c का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका जनरेशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट a minus b का स्क्वायर प्लस b minus c का स्क्वायर प्लस c minus a का स्क्वायर अपॉन 2, तो दिस इज दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे इस पे एक्सप्रेशन पे कंडीशंस कैसे आती हैं इसको हम समझते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है ए बी सी आर पॉजिटिव, और ए बी सी जो पॉजिटिव है उसको लिखने का ये भी तरीका होता है, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऐसा भी लिख देता है, बिकॉज साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल की अगर लेंथ दी हुई है दे आर आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसे भी लिख देता है। तो इस तरह का ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो डिटरमिनेंट है, इट कैन बी यूज्ड इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इफ यू डिटरमाइन द एरिया, तो अगर हम वर्टिसेस की फॉर्म ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर वर्टिसेस नहीं एरिया में तो नहीं आएगा, बट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज मेड लाइक दिस, या फिर इक्वेशन सॉल्व करने पे ऐसी इक्वेशन बनती है, यू शुड नो हाउ टू चेंज दिस इनटू दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये होता है, तो इससे अपन ये बोल सकते हैं डेल्टा इज ऑलवेज नेगेटिव, व्हाई, बिकॉज इफ a plus b plus c is positive it means this expression is positive, and we also know this expression तो हमेशा पॉजिटिव ही है, this is also greater than equal to 0. So if this is greater than equal to 0, it means ये भी positive, positive, positive. So here positive, so it will become negative. तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव होती है, और इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, if delta is 0, what it means? If delta is 0, it means either a plus b plus c is 0 or a this is equal to 0. और ये कब 0 होगा? If these three positive values will become 0, it means a equal to b, b equal to c, c equal to a. This is the case. तो इस तरह से यहाँ पे कंडीशन होती है। तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इफ एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दे आर रिप्रेजेंटिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इस स्टेटमेंट को आप एक्सपैंड करके भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और आइदर यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी हियर। व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट वी कैन अप्लाई? वी कैन अप्लाई रो 1 में you will add row 1 plus row 2 plus row 3. You can do like this also. If you do like this, here it will become a plus b plus c, here it will become b plus c plus a, here it will become c plus a plus b, और यहाँ पे हो जाएगा b c a, यहाँ ये हो जाएगा c a b। तो अपन आप ऐसे भी एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर फर्स्ट रो में से you will take common a plus b plus c, you will get determinant 1 1 1 b c a c a b। आप ऐसे भी एक्सपैंड कर सकते हैं। इफ यू विल एक्सपैंड लाइक दिस यू विल डायरेक्टली गेट दिस एक्सप्रेशन, और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है 1 1 1 ए बी सी ए बी सी, ये जो एक्सप्रेशन है ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, यही वाला एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली अबाउट दिस डिटरमिनेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इन अलजेब्रा। तो ये हमारा यहाँ पे डिटरमिनेंट का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, मैट्रिसेस में आ जाते हैं। तो डिटरमिनेंट में आपको क्या कंप्लीट करना है, एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट करना चाहिए आपको, और एक होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस, मोस्टली क्वेश्चंस इसी पे बनाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो मैट्रिसेस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस यू नो हाउ टू डिफाइन, बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज 0, तो इस पे अपन क्या कंडीशन बोल सकते हैं। This is a very important property which we will discuss here. If there are two matrices whose product is given as null matrix, तो इसमें दो केस पॉसिबल होते हैं। Neither of them is a null matrix if this is given in the question, तब भी प्रोडक्ट 0 आ सकता है। If this is given in the question, तो आप A और B के बारे में क्या बोल सकते हैं, हम ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। So what we can say, if both are non-zero matrix, उसके केस में definitely both determinant must be 0. This is the condition we can apply. We can prove this. तो हमेशा अपने को क्वेश्चन में कंडीशन ध्यान रखनी है। इफ द प्रोडक्ट इज गिवन नल मैट्रिक्स, जस्ट लुक एट दीस टू मैट्रिसेस, इफ दे आर गिवन नॉट 0, इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ बोथ विल बी डेफिनेटली 0। तो हम इसको मतलब कन्वर्सली प्रूव करते हैं। तो इसको अगर अपने को प्रूव करना होता है, व्हाट वी से, सपोज a नॉट इक्वल टू 0 है और b भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं। तो हम ये बोलते हैं, हम मान लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज वी जस्ट अज्यूम determinant of a is not equal to 0. This is what we assume, and by contradiction we will prove that determinant cannot be 0. ये जो है ना, ये it will not be true. If you take this to be not equal to 0, it means a inverse exists.
बस वी नो कि अगर किसी का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब ये जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में व्हाट यू विल डू इज you will multiply this equation both the sides by A inverse. If you will multiply both the sides by A inverse, it will become A inverse AB is equal to A inverse multiplied by null matrix. So that will become 0. तो यहां से अपना आ जाएगा यही आएगा। तो यहां से अपना क्या आएगा, A inverse A will become I, so it will become I multiplied by B equal to 0. That will give you B equal to 0. बट ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है that B is not equal to 0. We have been given this. This is given to us. So it creates a contradiction. That we were assuming determinant not equal to 0, but that was giving us B is equal to 0. It means जो हमने जो assume किया था that was wrong. It means determinant of A must be 0. इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं। Similarly, you can prove determinant of B will also be 0. This is how you prove it. But always look in the question. Second case possible is either one of them is not a null matrix. कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है। जैसे सपोज आपको दे दिया B is not a null matrix. दोनों में से कोई सा भी दिया हो सकता है। अगर आपको एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं दी हुई है तो डेफिनेटली सेकंड मैट्रिक्स जो होगी दैट विल बी डिटरमिनेंट डेफिनेटली 0 होगा। दिस इज द कंडीशन यू कैन ऑलवेज अप्लाई। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। हम सेकंड कंडीशन पे एक आईआईटी का क्वेश्चन भी अभी देखेंगे। तो अब अपन यहां बोलते हैं कि ये हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो इफ सेकंड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है फर्स्ट मैट्रिक्स इज 0। इफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 0, तो यहां से तो अपन ने बोल ही दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। सो यू आर गेटिंग दिस कंडीशन ओनली, डिटरमिनेंट ऑफ A 0। बट जरूरी नहीं कि पहली मैट्रिक्स 0 हो। तो इससे अपन बोलेंगे कि हो सकता है फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट 0। इफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट 0, B is not 0, it means both determinant must be 0. इससे भी अपनी कॉमन कंडीशन आ रही है डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो अपन ये देख सकते हैं दोनों केसेस में डिटरमिनेंट ऑफ A मस्ट बी 0। हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक इंपॉर्टेंट तरीका है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस के ऊपर अगर अपने को कंडीशन दी हुई होती है एंड यू हैव टू अप्लाई कि क्या कंडीशन होगी। वी विल जस्ट लुक एट क्वेश्चन थोड़ी सी देर में। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज यहां डिस्कस कर लेता हूं, दैट इज कम्यूटेबल मैट्रिसेस। अब कम्यूटेबल मैट्रिसेस भी इंपॉर्टेंट है। एडवांस में कई बार डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कभी भी लिखा हुआ है इफ द मैट्रिसेस आर कम्यूटेबल, व्हाट इट मींस, कम्यूटेबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस मींस दैट इफ टू मैट्रिसेस M and N आर कम्यूटेबल, इट मींस Mn is equal to Nm। ये होता है कम्यूटेबिलिटी का मतलब। ऑलवेज रिमेंबर इफ इन द क्वेश्चन इट इज रिटन द अगर कम्यूटेबल लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है। और अपने को ये भी हम बोल सकते हैं कि बाद में मैं आपको बताऊंगा दैट डायगोनल मैट्रिसेस जो होती हैं वो हमेशा कम्यूटेबल होती है। इन द क्वेश्चन इफ इट इज गिवन देयर आर टू डायगोनल मैट्रिसेस, तो इट मे नॉट बी गिवन दैट दे आर कम्यूटेबल, बट दे आर ऑलवेज कम्यूटेबल। ओके, so it means if M and R are diagonal matrices, तो Mn will always come out to be Nm. That is always the case. अब यहाँ पे कम्यूटेबिलिटी का फायदा क्या होता है? कम्यूटेबिलिटी मींस यू कैन ऑलवेज अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। व्हाट आर द कांसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा वी कैन अप्लाई? वी कैन राइट m plus n square equal to m square plus n square plus 2mn। अब ध्यान रखेंगे हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं if m and n are commutable। तो अगर आपको m plus n का होल स्क्वायर निकालना है, if m and n are matrices, you can find like this, and if you have to find the cube, तो हम a plus b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं। This is called commutability। कम्यूटेबिलिटी में यू कैन मूव द मैट्रिसेस। ओके, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो कम्यूटेबिलिटी का ये मतलब होता है। तो कम्यूटेबिलिटी अगर अपने को लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन, सपोज इफ वी हैव बीन रिटन m स्क्वायर एंड m ट्रांसपोज, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपको लिखा, बाद में हम देखेंगे। इफ m and n are commutable, you can move m from here to here. We can write this expression as n multiplied by m square mt. We can write this. That is same like algebra. Algebra में लिखते हैं if x y z, if x square y z लिखा हुआ है तो you can write y x square z, ऐसे लिख सकते हैं। This is called commutability. They can move around in multiplication, but in general matrices are not commutable. AB is not equal to BA, तो उसके केस में हम इसको move around नहीं कर सकते, इसको अपन ऐसे ही लिखते हैं। But if they are given commutable, you can always move them around. तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज ऑलवेज कम्यूटेबल विद एनी मैट्रिक्स ए। इट मींस इफ इट इज रिटन i plus a का होल स्क्वायर, यू कैन ऑलवेज राइट i square plus a square plus 2ai। और हम लिखा हुआ i plus a का क्यूब, तो भी अपन लिख सकते हैं। और i plus a की पावर n है, यू कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। तो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करके इसको हमेशा खोल सकता हूँ इफ देयर इज एनी पावर ऑफ n। एंड नाउ कहां पे ये चीज यूज आएगी i plus a की पावर n? दिस हम देखेंगे बाद में, क्वेश्चन जो आईआईटी को पूछा गया था। This can be used in higher power of matrices. These are two very powerful concepts of matrices जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं।
एग्जाम में क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है मैट्रिसेस का, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी रिटन इन द क्वेश्चन, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट शुड बी क्लियर व्हाट यू कैन डू व्हाट यू कैन नॉट डू। अब अपन देखते हैं दोनों को कंबाइन करने वाला एक क्वेश्चन। पहले अपन एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, फिर हम एक आईआईटी का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जेईई मेन का है, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को इसकी वैल्यू निकाल, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए रेज़ टू पावर 6। ये वाले जो है डिटरमिनेंट्स के फॉर्मूले होते हैं, ये आप सबको पता होंगे। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, मॉड ऑफ के एडजॉइंट ए क्या होता है, मॉड ऑफ के क्या होता है, के की पावर एन मॉड ऑफ ए। तो ये फॉर्मूले तो आपको पता होंगे। तो अब अपन फोकस करते हैं अपने को निकालना क्या है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में देखता हूँ, व्हाट आई सी, आई हैव टू इवैल्यूएट दिस, तो आई विल गो टू दिस। तो अपने को दिख रहा है मॉड ऑफ एडजॉइंट आई माइनस ए की पावर 6। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ बी, तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी क्या कहता है, मॉड ऑफ बी की पावर एन माइनस वन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बी, व्हाट इज योर बी की पावर एन माइनस वन। नाउ इट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो यू कैन राइट 2 माइनस 1। तो यहाँ पे बन जाएगा मॉड ऑफ आई माइनस ए की पावर 6 की पावर 2 माइनस 1, तो वो तो 1 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम मॉड ऑफ आई माइनस ए रेज टू पावर 6। ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ तक अपने को क्लियर होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब इससे अपन ये कैसे निकाल सकते हैं, नाउ दिस इज ए चैलेंज। तो हमेशा ध्यान रखना, दिस इज एन इक्वेशन इन, दिस इज व्हाट, एक मैट्रिक्स ए की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। दिस इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इक्वेशन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में कभी भी एडिशन लिखा हुआ है, देयर इज ओनली वन मैट्रिक्स ए स्क्वायर ए क्यूब और आई, तो वी कैन सिंप्लीफाई इट बाय नंबर ऑफ मेथड्स। पहली चीज अपन ये देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ए जीपी। तो हम ये बोल सकते हैं अगर आई के ए के साथ है, वी नो आई एंड ए आर कम्यूटेबल। इफ दे आर कम्यूटेबल वी कैन ऑलवेज अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। आप उसको जैसे सॉल्व करोगे यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन लाइक दैट आल्सो। तो आप उस डायरेक्शन में भी इसको सोच सकते हो। तो उससे अपन रिलेशन क्या लिख सकते हैं, इफ आई एंड ए आर कम्यूटेबल इट मींस आई कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ ए जीपी आल्सो। सो दीज आर थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी जिसका मैं सम कर रहा हूं। तो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं। तो आई कैन राइट इट एज, देयर आर थ्री टर्म्स, आई कैन राइट इट एज ए क्यूब, अपन क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो जीपी की थ्री टर्म्स का सम क्या होगा, जीपी की थ्री टर्म्स का सम हो जाएगा अपना ए मल्टीप्लाइड बाय आर इज टू पावर एन माइनस वन। ए तो अपना आई ही है, तो ये आ जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं आर अपना ए है, माइनस वन की जगह अपन आई लिखते हैं अपॉन ए माइनस वन, ये लिख सकते हैं हम सम को, दैट इज इक्वल टू जीरो। एंड यू कैन जनरेट दिस सम बाय व्हाट, अगर मैं इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूं विद ए माइनस आई से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए माइनस आई, सो इट विल बिकम a माइनस वन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। सो दिस इज ए क्यूब माइनस वन क्यूब, वैसा ही कुछ बन जाएगा। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू आई, वी कैन राइट दिस, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हम ये बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कैन से, सो वी कैन से डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, वन, बिकॉज वी कैन टेक ऑलवेज डिटरमिनेंट बोथ द साइड्स। अब अपने को डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं पूछा, अपने को डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस ए पूछा है। तो अब एक तरीका तो ये, अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए लिखा होता, यू कैन फाइंड दैट वैल्यू डायरेक्टली, बट यहाँ पे आई माइनस ए है। तो अब अपना क्वेश्चन ये है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यू हैव टू जनरेट एक्स माइनस वन, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसको अलजेब्रा की तरह हमेशा सोचेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड यू हैव टू जनरेट एक्स माइनस वन, हाउ यू विल जनरेट एक्स माइनस वन। तो हम बोलेंगे ये जो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन लिखा हुआ है, इसमें मुझे अगर ए माइनस वन जनरेट करना है, आई कैन जनरेट ए माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट। ये तो अपन जनरेट कर सकते हैं ए माइनस वन का होल स्क्वायर, बिकॉज आई कैन राइट प्लस ए एंड माइनस ए, सो माइनस टू ए एंड प्लस टू ए माइनस ए वाई का होल स्क्वायर विल बिकम प्लस थ्री ए। दिस इज व्हाट वी कैन जनरेट। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इससे अपन ये बोल सकते हैं ए माइनस आई होल स्क्वायर, आई कैन राइट इट एज माइनस थ्री। तो हमारा यहाँ पे ए माइनस आई जो है, इसको मैं ऐसे रीराइट कर लूंगा, दैट इज ए माइनस आई होल स्क्वायर की पावर थ्री। तो आई कैन राइट दिस एज माइनस थ्री। हाँ ठीक है, यही आएगा, ये आ गया अपना माइनस थ्री। नाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। तो अब अपने को पता है ये होल तो क्यूब है, ये तो बाहर तो आ जाएगा, ये इज इक्वल टू होल पावर विल बिकम थ्री। नाउ दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ k, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ k, k रेज़ टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। तो अपना ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, सो वी कैन राइट दिस एज माइनस थ्री की पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ a। हम ये लिख सकते हैं, सो माइनस थ्री रेज़ टू पावर 2 बिकम थ्री रेज़ टू पावर 2, और डिटरमिनेंट ऑफ a वी नो दैट इज नथिंग बट 1। तो ये वैल्यू अपन यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो अपना इसका आंसर क्या आएगा, थ्री स्क्वायर की पावर थ्री, सो दिस विल बिकम थ्री रेज़ टू पावर 6।
तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसका एप्लीकेशन इस तरह से, कभी भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी हुई है उसको जैसे अलजेब्रा में ट्रीट करते हैं, लाइक दैट यू कैन सॉल्व। तो इस तरह से अपन इसको ये जनरेट कर सकते हैं, i माइनस ए जनरेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इफ देयर इज ओनली वन मैट्रिक्स एंड विद दैट मैट्रिक्स देयर इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू कैन सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं आईआईटी का 2014 का। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ देयर आर टू मैट्रिसेस mn and 3 क्रॉस 3 सच दैट mn इज इक्वल टू mn। तो अगर अपने को ये दे दिया, इट मींस द मैट्रिसेस आर कम्यूटेबल। तो क्वेश्चन में हिंट ही यही है, इफ दे आर कम्यूटेबल यू कैन ऑलवेज अप्लाई अलजेब्रा मेथड्स। तो अब अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है m इज नॉट इक्वल टू n स्क्वायर, m स्क्वायर इक्वल टू n रेज़ टू पावर 4। तो अब अपने को यहाँ पे कुछ है, सबसे पहले हम कम्यूटेबिलिटी का यहाँ क्या यूज करेंगे, m स्क्वायर इक्वल टू n की पावर 4। तो अब अपने को पता है इसमें कम्यूटेबिलिटी का अपने को यूज करना है, और एक चीज अपने को क्वेश्चन में और दी हुई है उसका भी यूज करना है। दूसरी चीज का क्या यूज करना है, m इज नॉट इक्वल टू n स्क्वायर, इसका भी यूज करना है। सो वी नो वी हैव टू जनरेट m माइनस n स्क्वायर, तो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो अब मुझे दिख रहा है m माइनस n स्क्वायर यहां से जनरेट हो सकता है, बिकॉज इफ दिस इज कम्यूटेबल आई कैन राइट इट एज m स्क्वायर, आई कैन राइट इट एज n स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आई कैन अप्लाई बिकॉज दे आर कम्यूटेबल, दैट इज कांसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। सो a कैन राइट एज m प्लस n स्क्वायर एंड m माइनस n स्क्वायर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है m माइनस n स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। सो आई कैन राइट इट एज b इज नॉट इक्वल टू 0। अभी अपन ने देखा था प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में, इफ वन ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बट इफ द प्रोडक्ट इज ए नल मैट्रिक्स, तो दूसरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। ये हम कंडीशन देख चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। सो इफ दिस इज एन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन नंबर 1 इज दैट पार्ट। तो अपने को ये वाला देखो आंसर यहाँ दिख गया, ये नहीं दिखा, सॉरी, अपने को दिखा m प्लस n स्क्वायर। बट m प्लस n स्क्वायर से हम m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर कैसे जनरेट कर सकते हैं, आई कैन राइट मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद m, क्योंकि m से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे यही आएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस n स्क्वायर अगर 0 है और m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर का मतलब है m कॉमन ले लेंगे तो आएगा m प्लस n स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा, उसका एक का डिटरमिनेंट 0 है तो ये भी 0 ही होगा, सही बात। इससे अपने को यहाँ पे दिख गया दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 तो बोल रहा है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज नॉट द ऑप्शन, तो ये तो अपना यहीं पे रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट 3 और 4 क्या है, नाउ दिस इज रिटन नॉन होमोजेनियस एंड होमोजेनियस इक्वेशंस इन मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में लिखा है देयर इज अ नॉन जीरो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सच दैट दिस प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसको C मान लेता हूं, दिस इज द सेम मैट्रिक्स रिटन है, तो यहां हमेशा नोटिस करो सेम ही मैट्रिक्स को यूज किया गया, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही। तो अपने को क्या करना है, जिसको मैंने मैट्रिक्स C माना है इसका मेरे को मल्टीप्लीकेशन लेना है U के साथ में, और ये अपने को लिखा हुआ है दिस इज द जीरो मैट्रिक्स। तो देखो अपने को यहाँ पे ये कंडीशन लिखी हुई है, इफ दिस इज द जीरो मैट्रिक्स तो क्या कंडीशन होगी, दिस इज द जीरो मैट्रिक्स। थर्ड ऑप्शन में भी ये लिखा हुआ है दिस इज द जीरो मैट्रिक्स। तो अपन इसको जीरो मैट्रिक्स से इक्वेट कर देते हैं। अब अपने को पता है डिटरमिनेंट ऑफ C 0, तो ये अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ही है। दिस इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसमें C क्या है, एक फॉर ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स U, तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है सच दैट दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे करके लिखा। तो अब अपने को ये पता है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस दिया हुआ है 0, तो अब अपने को ये पता है C का डिटरमिनेंट 0 है। तो ये हम देख चुके, कहां देखा था अभी अपन ने, डिटरमिनेंट्स में देखा था। डिटरमिनेंट्स में अपन ने क्या देखा था, डिटरमिनेंट्स में देखा था Ax इक्वल टू B, अपन ने देखा था इस तरह से। तो अपन ने इस तरह से देखा था Ax इक्वल टू B टाइप्स इक्वेशन देखी थी, या अपन ने बोला था A1x प्लस B1y प्लस C1z, वो हमने जो इक्वेशंस देखी थी, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, तो ये वही वाली बात है। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर इसमें यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट 0 और यहाँ पे देखेंगे 0 था इधर इस तरफ, तो ये अपने को दिख रहा है राइट साइड में 0 है, इट डिनोट्स होमोजेनियस टाइप इक्वेशंस। और अपने को पता है होमोजेनियस में सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, देयर विल ऑलवेज बी अ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट। बट इफ द डिटरमिनेंट ऑफ C इज 0, इट मींस देयर इज नॉन जीरो सॉल्यूशन, इट मींस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिस इज द कंडीशन। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन इट मींस देयर एग्जिस्ट ए U मैट्रिक्स व्हिच इज नॉन जीरो। तो वी कैन से देयर इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स। जो U मैट्रिक्स है जरूरी नहीं है हमेशा जीरो मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स का मतलब हो गया जीरो सॉल्यूशन। तो उसके लिए तो कंडीशन होती है कि इसका डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होता। बट अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है इट हैज टू बी एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये कंडीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इससे अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, कंबाइनिंग कम्यूटेबिलिटी, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज अ नल मैट्रिक्स, दीस टाइप ऑफ कंडीशंस दे कम इन एग्जाम, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स।
दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज दिस वन। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके लिए कंडीशन होता है ए रेज़्ड टू पावर k विल जनरेट ए नल मैट्रिक्स। ए रेज़्ड टू पावर k माइनस 1 नल मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पावर ले जाते हुए। सपोज हो सकता है कोई मैट्रिक्स है जिसकी पावर 5 पे नल मैट्रिक्स जनरेट होगा, 4 पे नहीं होगा। तो जो 5 है उसके हिसाब से उसको बोलेंगे, उसका ऑर्डर होता है। अब एग्जाम में कभी भी ऑर्डर नहीं पूछता ऑर्डर क्या है, बट यू शुड हैव एन आइडिया। तो अगर मैं बोलता हूं a raised to power 5 is a null matrix, it means a raised to power 6 will also be a null matrix, a raised to power 7 will also be a null matrix, ये चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो हम इसमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स व्हिच इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स ये अपन ध्यान रखते हैं। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ यहाँ एलिमेंट है बाकी एलिमेंट 0 है अलोंग विद द डायगोनल, दैट इज ऑलवेज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। मतलब इसमें a की पावर 2 निकालोगे दैट विल जनरेट ए नल मैट्रिक्स, इसमें b की पावर 2 निकालोगे दैट विल जनरेट ए नल मैट्रिक्स। बट इफ यू टॉक अबाउट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स तो उसमें क्या है? डायगोनल और उसके ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होंगे, नीचे वाले एलिमेंट अगर हैं तो वो क्या होगी? एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी ऑर्डर 3 की। मतलब क्यूब करोगे तो वो 0 आएगा, स्क्वायर करोगे तो आएगा AC, यहाँ पे AC आ जाता है, क्यूब करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। तो ये काफी पॉपुलर मैट्रिक्सेस हैं 3 क्रॉस 3 की और 2 क्रॉस 2 की, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसका यहाँ पे ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो C है मैंने तो डायगोनल के ऊपर के 0 किए हैं, आप डायगोनल के नीचे वाले भी 0 कर सकते हैं और ऊपर वाले ABC लिख सकते हैं, वो भी निलपोटेंट ही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए C की पावर k 0 होता है। अब इसका यूज कैसे आता है? तो एक इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स का। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को रिटर्न करते हैं सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स क्या है? निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो ऐसी वाली मैट्रिक्स के केस में क्लास एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा यू कैन सी कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 1 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला या डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0। इस तरह की मैट्रिक्स आपको दिखेगी। तो वैसी मैट्रिक्स आपको कभी भी दिखती है, उस मैट्रिक्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं हायर पावर, और उसी का भी हम एक क्वेश्चन एग्जाम का देखेंगे जो आईआईटी के पेपर में पूछा गया। तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके क्वेश्चन को हम डायरेक्टली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं। इन जनरल हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं पैटर्न को ऑब्जर्व करके। बट ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है व्हिच कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, वन इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स, दैट कैन बी सॉल्व्ड डायरेक्टली। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज अगर सपोज अपने को c रेज़ टू पावर n निकालना है, इट मींस वी हैव टू फाइंड i प्लस a रेज़ टू पावर n, तो हमें यही निकालना है, इसका मतलब यही है। तो हम क्या करते हैं, जो अगर आपको c रेज़ टू पावर n इवैल्यूएट करना है, सो वी राइट दैट c रेज़ टू पावर n i प्लस a रेज़ टू पावर n। तो हम c के लिए हमेशा चेक करेंगे, अगर कॉलम ये डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है और उसके ऊपर वाले 0 है या नीचे वाले हमेशा 0, तो उसको आप डायगोनल एलिमेंट जो 1 है उसको ब्रेक कर सकते हैं, और जो बाकी मैट्रिक्स को ब्रेक करेंगे दैट विल ऑलवेज बी निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर आप हम यहाँ पे करेंगे तो हमें पता है आइडेंटिटी प्लस कोई भी मैट्रिक्स की पावर n है तो यू कैन अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये हम पहले भी देख चुके हैं, बिकॉज दे आर कम्यूटेबल। तो कम्यूटेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे भी यूज आ जाती है। तो अब अपने को पता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को दिख रहा है i प्लस ए रेज़ टू पावर n में nc0 i की पावर n, nc1 i की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 ऐसी टर्म आएगी। अब क्योंकि ये क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर a क्यूब a फोर सब 0 होगा, तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0। तो यहाँ से आएगा i की पावर n दैट इज i, nc1 इज n, और ये आएगा a, i प्लस a की पावर n i प्लस n a आ जाएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स आपको कोई भी दिखती है 1 1 a0 या 1 1 0 a, उसमें i की पावर n करेंगे, उसकी पावर n करेंगे तो 1 प्लस na के बराबर वो आ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इस पे अपन देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है अपना, एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है मैट्रिक्स B में कैसा दिख रहा है, 5c1 5c2 5c5, सो दिस इज नथिंग बट ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसमें एक मैट्रिक्स आपको एडजॉइंट A की पावर्स आपको दी हुई है, एक मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पहली चीज तो मुझे देख के लग रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कम्यूटेबिलिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अपना यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है i प्लस a की पावर n, ये वाली चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, i माइनस 5c1 एडजॉइंट a 5c2 एडजॉइंट a स्क्वायर माइनस 5c5 एडजॉइंट 5। तो अपने को दिख रहा है दिस इज सिमिलर टू 1 माइनस x की पावर 5। तो अगर अपना ये यहाँ पे x है और x लिख लेंगे, सो दिस इज लाइक 1 माइनस x की पावर 5, कुछ ऐसा ही यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं i माइनस एडजॉइंट a की पावर 5। तो अगर अलजेब्रा के टर्म्स में दिखेंगे दिस इज समथिंग लाइक एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x रेज़ टू पावर 5 का एक्सपेंशन, और मैट्रिसेस में 1 की जगह i लिखा होता है, सो दैट i इज कम्यूटेबल। तो यहाँ पे इसको हम रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं। अब एडजॉइंट यू कैन फाइंड 2 क्रॉस 2 क्या होता है, टर्म्स इंटरचेंज साइन चेंज। तो टर्म्स i माइनस एडजॉइंट आप निकाल लेंगे यहाँ से कैलकुलेशन करके, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ नोटिस करो -1 तो बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ये 1 1 1 0। तो ये क्या है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। सो दिस इज व्हाट योर i प्लस a की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल। तो ये वाली क्या है अपना निलपोटेंट मैट्रिक्स के एडिशन में अपन लिख सकते हैं, ये भी अपन ने डिस्कस किया। दिस कैन बी रिटन एज i प्लस
nilpotent matrix. What was the nilpotent matrix? ये वाला 0 0 0 8. तो ये अपन I प्लस ए लिख सकते हैं इसको. तो ये nilpotent मैट्रिक्स हमें इसका आंसर पता है I प्लस Na होता है. तो इसमें अगर n से मल्टीप्लाई करोगे तो Na यहाँ आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ 5 है तो ये 5 आ जाएगा. और जो -1 है अगर आप इसको बाहर लेंगे उसकी पावर 5 लेंगे तो वो -1 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे सब जगह मैंने -1 लिखा. तो इसमें देखो दोनों चीजें कंबाइन कर ली, कम्यूटेबिलिटी भी कंबाइन कर ली और वी हैव कंबाइंड nilpotent मैट्रिक्स केस आल्सो. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. अब इसका एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं जो आया था पेपर में. दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ एडवांस. तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स P है, तो नोटिस करो डायगोनल एलिमेंट 1 है, यहाँ ऊपर 0 है. तो P को देख के मुझे पता लग गया था. I can write it as sum of two matrices. One is identity matrix, one is nilpotent matrix. ये हम हमेशा लिख सकते हैं. And they are commutable. और क्वेश्चन में निकालना है P की पावर 50. So we have to find I plus A की पावर 50. तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, that is concept of binomial. तो अब अपन इसमें अगर लिखेंगे तो अपने को पता है A की पावर 3 के बाद की टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, because that will always generate 0. तो 50C0, 50C1, 50C2 binomial expansion क्या? A क्यूब के बाद की जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, because they will automatically generate a null matrix. तो अपने काम की चीज सिर्फ यही है. तो P की पावर 50 की अगर मैं बात करता हूं तो 50C0 इज 1, I की पावर 50 इज I, 50C1 इज 50, A की पावर 1, 50C2 निकालोगे 1225 A की पावर 2, ये आ जाएगा. क्वेश्चन में देखो P की पावर 50 माइनस I लिखना है, क्योंकि हमें Q के बारे में बताना है वो किसके बराबर होगा. तो I लिखना है, तो ये वाला जो I है, I have taken this to the left side. So this I have done. तो ये वैल्यू अपनी क्या है, नथिंग बट Q है. तो जो अपना Q है वो ये आ जाएगा 50 टाइम्स A, 1225 टाइम्स A स्क्वायर. और A स्क्वायर भी मैंने बताया आपको, जो 3 क्रॉस 3 nilpotent मैट्रिक्स करते हैं इसका जब स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाता है. तो यही आता है 16, यही मैंने लिखा था पीछे. और लास्ट में एक बार और स्क्वायर करेंगे तो वो तो यहाँ पे हट जाएगा, वो 0 में चेंज हो जाएगा. तो अब अगर आपको इसकी 3 1 एलिमेंट, 3 2 एलिमेंट और 2 1 एलिमेंट चाहिए तो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं. तो ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ nilpotent मैट्रिक्स विद कम्यूटेबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया हायर पावर ऑफ मैट्रिसेस के, अगर इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं. तो एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ये हम ध्यान रखेंगे. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. अब एग्जाम में हो सकता है दे टेंड टू यूज दिस वर्ड आइडेम्पोटेंट और नॉट, nilpotent और नॉट. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में nilpotent वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया. यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय जनरेटिंग ए पैटर्न आल्सो. बट अगर आपको डायरेक्ट दिख जाता है nilpotent मैट्रिक्स तो यू कैन अप्लाई दैट प्रॉपर्टी, उससे जल्दी सॉल्व होता है. Idempotent matrix, what it states? It states a square matrix is such that A square is nothing but A. So if A square is A, you can write A raised to power K is equal to A, because if you will find A cube, you will multiply both the sides by A. तो यहाँ पे ये आ जाएगा A cube is equal to A square, और A square अपना ये है, तो वो वैल्यू हमेशा A के बराबर ही आएगी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी स्क्वायर करते हैं तो आइडेंटिटी ही आती है. बट एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितनी भी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती हैं वो सारी की सारी सिंगुलर होती है. सिंगुलर का मतलब क्या है, उनका डिटरमिनेंट 0 होता है. सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर तो आपने पढ़ा होगा. ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है एक्सेप्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो अगर आप कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 में तला है तो उसके केस में A स्क्वायर आप चेक कर सकते हैं, वो A के बराबर अगर आ जाता है. अगर हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें या तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी या 3 क्रॉस 3 की. 2 क्रॉस 2 के लिए तो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं कि अगर इस मैट्रिक्स के लिए अपन बोलते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू A और वी राइट A रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू A, वो चीज अगर हम बोलते हैं A स्क्वायर इक्वल टू A, तो उसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, ABCD में रिलेशन. So if you will equate square of this is equal to the same matrix, what you will get the result? You will get A square plus BC is equal to A. A square plus B multiplied by C वो A के बराबर आ जाएगा. ये रिजल्ट वहां पे आप देख सकते हैं उस मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. सेकंड रिजल्ट व्हाट यू विल गेट इज A plus B जो है उसकी वैल्यू होगी 1. तो अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में लिखी हुई है एंड इफ यू हैव टू फाइंड द हायर पावर ऑफ मैट्रिसेस, सो आई जस्ट चेक फर्स्ट दिस वैल्यू, इन दोनों का सम अगर 1 है या नहीं है. इफ दिस सम इज 1, इफ दिस सम इज 1, पहली चीज तो ये दिख जाएगी डायरेक्ट. सेकंड थिंग इज इजियर टू चेक डिटरमिनेंट. AD minus BC I will check if that value is 0. तो अगर वो है आइडेम्पोटेंट तो ये वैल्यू 0 होगी. इससे और इससे मेरे को कंफर्म हो जाता है कि मोस्टली वो आइडेम्पोटेंट ही है. थर्ड थिंग इज दिस वन, उसके केस में अगर आप चेक करेंगे A स्क्वायर प्लस BC जो है दैट विल कम आउट टू बी A1. दीज आर द 3 थिंग्स इफ दे आर सैटिस्फाइंग फॉर एनी 2 क्रॉस 2. हम इसका भी क्वेश्चन भी देखेंगे. बट इससे पहले एक मैं क्वेश्चन देख लेता हूं इस तरह का. इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू A, I प्लस A रेज़ टू पावर 10. अब इसमें आपको कंफर्टेबल हो जाना चाहिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन है. तो यहाँ पे इसको मैंने 2 मैट्रिसेस के सम में लिखा है. वन इज idempotent, one is identity matrix. You can always expand it using binomial theorem. तो हमने इसको एक्सपेंड किया है बाइनोमियल से. बाइनोमियल एक्सपेंशन में वी नो A की कोई भी पावर होगी दैट विल जनरेट A. A भी A है, A स्क्वायर भी क्या होगा अपना, नथिंग बट A ही होगा. A क्यूब भी अपना क्या होगा, दैट इज A होगा. तो ये सारी वैल्यूज अपने को पता है A ही जनरेट करेंगे. आइडेम्पोटेंट में क्या था, सॉरी nilpotent में क्या था, दोज वैल्यूज वर जनरेटिंग 0, दैट इज नल मैट्रिक्स. यहाँ पे ये सारी वैल्यू जनरेट करेंगी सेम वैल्यू दैट इज A. तो वी कैन सी 10C0 को तो हम अलग लिख लेंगे, उसको तो मैंने I लिख लिया. बाकी जो टर्म्स हैं 10C1, 10C2 अप टिल 10C10,
ये आएगा यहाँ पे और उसमें से कॉमन आ जाएगा ये, तो अपने को दिख सकता है। अब यहाँ पे बाइनोमियल के कोफिशिएंट का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वी नो 10c0 से 10c10 का सम नहीं पता, लेकिन 10c1 से 10c10 नहीं, अगर मैं इफ आई विल ऐड 10c0 तो 10c0 से 10c10 का सम वी नो 2 रेज़ टू पावर 10 होता है, और इसमें से 10c10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दिस वैल्यू विल बिकम 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1, आई प्लस एन आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1024 माइनस 1 दैट इज 1023। तो इस तरह से एक छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आई प्लस ए की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर आई के बराबर होता है, दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, उसको अपन बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसके लिए भी अपन 2x2 मैट्रिक्स का रिजल्ट ध्यान रखते हैं इस तरह से। तो इसमें अपन ये बोलते हैं कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में ए की पावर 2 के तो आई होगा, दैट इज ए स्क्वायर आई होगा, ए 4 भी आई होगा, ए 6 भी आई होगा, ए 8 भी आई होगा, एंड सो ऑन। ए रेज़ टू पावर 2 के प्लस 1 जो होगा वो ए के बराबर होगा, बिकॉज इफ यू विल फाइंड ए क्यूब, तो आप दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब विल बिकम इक्वल टू ए, बट ए रेज़ टू पावर 4 विल बिकम इज इक्वल टू आई। ए की ऑड पावर की अलग वैल्यू होगी, ए की इवन पावर की अलग वैल्यू होगी, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज जनरेट होगी। तो उसके केस में अगर हम यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन अगर इनवॉल्यूटरी में बनाएंगे, सो व्हाट दैट विल जनरेट 10c0, फिर ए स्क्वायर की जो टर्म होगी वो आई होगी, 10c2, 10c4, 10c6, 10c8, 10c10, वो तो अलग हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आई। और ए की जो ऑड पावर होगी, a1, a क्यूब, a5, a7, उसमें 10c1, 10c3 वो अलग आ जाएगा। तो वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, और उस तरह का भी बाइनोमियल में आपको फॉर्मूला पता होगा, तो वैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उसमें लिख सकता है स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस स्मॉल b मल्टीप्लाइड बाय ए, तो a प्लस b की वैल्यू निकालो, a बाय b का रेशियो निकालो, समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन कैन बी मेड। तो वैसा क्वेश्चन उसमें भी बनाया जा सकता है। इफ ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर नहीं है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, उस पे वैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2x2 इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कैसी होती है, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स का सम, डायगोनल एलिमेंट्स का सम 0 होता है, a प्लस b अगर होगा 0 होगा। तो हम ये अगर चेक करते हैं 2x2 के लिए हम ध्यान रखते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। और इसमें a स्क्वायर प्लस bc क्या होता है 1, a स्क्वायर प्लस bc दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस bc क्या है, a है, देयर इज सम व्हाट डिफरेंस, यहाँ पे a है, यहाँ 1 है, a स्क्वायर इक्वल टू आई में ये वैल्यू 1 आती है। These are important रिजल्ट्स, अगर आप इनको ध्यान रखेंगे, you can solve simple questions directly of 2x2 मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स बी दी हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए की पावर एन, बी की पावर एन, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है। n मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर एन प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर m इज इक्वल टू 1। अब अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है, दिस इज आल्सो 2x2 मैट्रिक्स, आई ऑलवेज चेक द डिटरमिनेंट फर्स्ट, बिकॉज़ इन 2x2 आई कैन सी दिस इज नॉट नीलपोटेंट, तो सेकंड इज आइडेम्पोटेंट। तो आइडेम्पोटेंट के लिए सिंगुलैरिटी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो मैं सबसे पहले इसको ही चेक करता हूँ। So if I will see the singularity of the matrix, it means determinant निकालेंगे -2 + 2 that is 0, -2 + 2 that is 0। तो मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक करता है that it could be a idempotent matrix। Next thing I will check diagonal element sum, that is 1, here also 1। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। फिर लास्ट कंडीशन है a square plus bc, a square plus bc, तो 4 - 2 that will become equal to a। So these both are idempotent matrix। If they both are idempotent matrix, it means a raised to power n equal to a, b raised to power n equal to b। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो अगर आपको नहीं पता चलता है आइडेम्पोटेंट, सो यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर एंड b स्क्वायर वैल्यू। a स्क्वायर यू विल गेट a, b स्क्वायर इक्वल टू b, यू विल गेट दोस वैल्यूज, लेकिन उसके लिए आपको चेक करना पड़ता, बस एक कैलकुलेशन स्टेप बढ़ जाता, उससे भी आपका आंसर आ जाता। a स्क्वायर a के बराबर आता, b स्क्वायर b के बराबर आता, बिकॉज हायर पावर में हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं पैटर्न। a है तो a स्क्वायर निकालते हैं, a क्यूब निकालते हैं, a 4 निकालते हैं, देन वी सी द पैटर्न ऑफ द टर्म्स। अब यहाँ पे ये वैल्यू अपने को पता है, दिस इज नथिंग बट a, दिस इज नथिंग बट b। अब अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, n मल्टीप्लाइड बाय दिस, m मल्टीप्लाइड बाय दिस, इफ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n, तो वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ m और n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पूछा है m, n का कॉम्बिनेशन, सो देयर इज ओनली वन वैल्यू 1, 1, तो आंसर आ जाएगा इसका वही। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन फॉर 2x2 आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 2x2 इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इसमें यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1। तो ये यहाँ पे किस तरह की पावर है, दिस इज एन ऑड पावर, बिकॉज n जो लिखा हुआ है अगर आप नोटिस करेंगे tn लिखा हुआ है और n की वैल्यू 1 से लेकर के 100, सो n इज ए नेचुरल नंबर। तो n के हिसाब से देखेंगे पावर में क्या है, दिस इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर ऑड नेचुरल नंबर है एंड दैट इज इक्वल टू i, ऑड इज और इवन है, बिकॉज n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 है ना, टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ऑलवेज ए इवन नंबर। तो a स्क्वायर इक्वल टू i, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, यही तो होता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू i। आइडेम्पोटेंट में क्या होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a, a स्क्वायर इज इक्वल टू i दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मोस्टली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स में देखेंगे तो आइडेम्पोटेंट की कंडीशन क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट सम इज नथिंग बट 0। सो वी विल अप्लाई दिस फर्स्ट कंडीशन, सो दिस कंडीशन b प्लस -1 प्लस b इक्वल टू 0, you can easily find the value of b, that is equal to 1। Second condition what we apply,
ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय 0, वो ऑलरेडी 1 ही आ रहा है, तो ये 1 ही आएगा। सेकंड कंडीशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो ए पे कोई कंडीशन नहीं है, बी पे कंडीशन है 1, ए कैन टेक वैल्यू बिटवीन 1 2 3 4 अप टिल 100, एनी वैल्यू ए कैन टेक, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब अपने को यहाँ पे निकालना है टीएन। सो व्हाट इज टीएन? टीएन डिनोट्स ए बिलोंग्स टू एस। व्हाट इज ए? A is a matrix. This is the matrix because it is belonging to set S. तो set S में जो भी मैट्रिसेस हैं वो अपने को बतानी है यहाँ पे, वो Tn में रिप्रेजेंट करती है। तो T1 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर Tn की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे T1 भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ n, बिकॉज वी हैव टू टेक n इक्वल टू 1 to 100। तो बेसिकली यहाँ पे अपने को क्या करना है, T इक्वल टू 1 2 3 4, ये जितने भी सेट्स बनेंगे n इक्वल टू 1 to 100, और इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, कितने एलिमेंट्स कॉमन है। तो T1 में कितनी मैट्रिसेस होंगी, T2 में जितनी मैट्रिसेस होंगी, T3 में जितनी मैट्रिसेस होंगी, उसमें से कॉमन मैट्रिसेस कितनी है, दैट इज व्हाट वी हैव टू से, दैट इज द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो T1 में कितनी मैट्रिसेस होंगी, T1 में जो मैट्रिसेस होंगी उसमें B1 होगा, और अपना जो है A कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 100, यही होगा। T2 में if you will also see the same matrices will be there because power अगर even है, अगर I है, you will get the same value because this is talking about involuntary matrix, तो same matrices आएंगी। तो A की वैल्यू जो 100 है वही 100 matrices यहाँ पे आएंगी, सेकंड में भी वही 100 matrices आएंगी, थर्ड में भी वही आएंगी, फोर्थ में भी वही आएंगी, एन में भी वही आएंगी। तो उसमें नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, दोस 100 matrices will be common, so answer will come out to be 100। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस, इफ there is an idempotent matrix and involuntary matrix of 2 cross 2 order and if you have to find the higher power। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें हायर पावर के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, और उस पे अपन ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में भी देखा, I plus a raised to power n expansion if A is idempotent, if A is nilpotent, if A is involuntary, कैसे कैसे क्वेश्चन उस पे बनाए जा सकते हैं। अब अपन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हायर पावर में, तो एक स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं जिसपे भी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे बना सकते हैं। आइडेंपोटेंट पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इनवॉल्यूटरी पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, निलपोटेंट पे क्वेश्चन आ चुका है एडवांस में। स्पेशल मैट्रिक्स अब हम देखते हैं, दिस वन cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, दिस इज द मैट्रिक्स दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो इन मिसलेनियस। तो उसमें मिसलेनियस इसका प्रूफ दिया हुआ है, इफ यू विल फाइंड द पावर n, इफ n इज ए नेचुरल नंबर, सो यू कैन राइट इट एज cos n अल्फा sin n अल्फा sin n अल्फा cos n अल्फा। तो यहाँ पे ये जो भी एंगल्स हैं अल्फा, दैट विल मल्टीप्लाई विद दैट नेचुरल नंबर। अब एक बार क्या हुआ था, इस पे क्वेश्चन आया था जेई मेन में, उसमें लिखा हुआ था a raised to power -50, और जो मैट्रिक्स A थी वो ऐसी ही, दिस वाज द मैट्रिक्स A, तो उसमें -50 लिखा हुआ था। अब ध्यान रखेंगे, मैट्रिसेस की पावर -50 जैसा कुछ होता नहीं है, व्हाट इट मेंट वाज a raised to power -1 raised to power 50, दिस इज व्हाट इट वाज टॉकिंग अबाउट। इसका ये मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, मैट्रिसेस की पावर माइनस कुछ नहीं होता, इट मींस 50 आप बाहर निकालेंगे, ये इनवर्स है, सो यू हैव टू टेक इनवर्स, देन यू हैव टू फाइंड पावर 50, ये ध्यान रखना। तो उसमें जो ए इनवर्स मैट्रिक्स थी वो यही मैट्रिक्स बन के आ रही थी, तो उसको वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एग्जाम, तो इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल मैट्रिक्स जो है, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, दैट डिटरमिनेंट इज नथिंग बट 1, कैन फाइंड इट्स डिटरमिनेंट cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का है। तो इस तरह से हम और भी मैट्रिसेस बना सकते हैं, यहाँ माइनस sin अल्फा है, यू कैन राइट हियर माइनस sin अल्फा, यू कैन मेक दिस मैट्रिक्स, ये जो है इसकी भी पावर n निकालोगे तो इट विल बिकम n and n only। इस तरह से यू कैन मेक मैट्रिक्स A as like this also, that I write here as diagonal elements minus cos alpha minus cos alpha, and here I will write sin alpha minus sin alpha, ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसमें भी अगर पावर n करेंगे, that will also generate angle multiplied by that power n, because here अपन यहाँ देखेंगे तो मैंने diagonal में इनको माइनस से मल्टीप्लाई किया, so this will become cos square alpha, this will also become minus sin square alpha, if you will subtract you will get the determinant 0। सिमिलर तरह से इसमें मैट्रिक्स बना सकते हैं आयटा से, आयटा से if you will make it will become cos square alpha plus sin square alpha, that is also 1। सेम तरह से मैं दोनों पे माइनस ले लूं तो भी 1 है। तो ये तो होगी डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हो। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है क्वेश्चन में cos अल्फा sin अल्फा के टर्म्स में लिखा हो, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, दिस इज अ मैट्रिक्स व्हिच केम इन जे एडवांस पेपर, सो दिस इज अ मैट्रिक्स। इसमें अपन देखेंगे तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, तो इसका डिटरमिनेंट 1। तो इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो अल्फा की फेवरेबल वैल्यूज के लिए आता है। अल्फा की फेवरेबल वैल्यूज क्या है, अल्फा की जो फेवरेबल वैल्यूज है वो है स्टैंडर्ड एंगल्स, कौन से एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 degree and 90 degree, these are the common values which comes in exam। तो 0 degree if you will put it will become 1 0 0, ऐसे ही आ जाएगा। 0 degree it will become 1 1 0 0, 90 degree if you will put it will become 0 0 1 and -1, ये काफी कॉमन है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे 30 45 60 के लिए क्या आएगा, cos 30 is what,
cos 30 sin 60 √3/2 √3/2. Here if you put 1/2 1/2 sin 30, तो ये ऐसे भी आ सकती है, इट कैन कम √3/2 -1/2 1/2, ऐसे भी आ सकती है, वो भी सेम ही चीज है। तो हमेशा यू हैव टू लुक फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इफ द डिटरमिनेंट इज 1, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस स्पेशल मैट्रिक्स। अब अपन बात करते हैं 2 क्रॉस 2 में। पहले अपन ने देखा था इनवॉल्यूटरी एंड आइडमपोटेंट, वो तो अपन चेक कर ही सकते हैं। इन आइडमपोटेंट वी सॉ डिटरमिनेंट 0 होता है, इसमें तो देखो डिटरमिनेंट 0 नहीं है, 1 है, तो 1 के केस में यू हैव टू थिंक अबाउट दिस मैट्रिक्स। उसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसका भी डिटरमिनेंट 1 है, हो सकता है एग्जाम में मैट्रिक्स ऐसी आ जाए। इसके केस में क्या है, अब ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, आई फाउंड दैट डिटरमिनेंट इज 1, so I think about this matrix, so this is the matrix. If you will take alpha equal to 90, you can compare it with this, और इस तरह से यहाँ पे ये भी हो सकता है, तो उस तरह से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 1 -1 0 की जगह 0 अल्फा माइनस अल्फा और 0 भी हो सकता है। उसका कहने का मतलब देखो क्या है, सपोज द मैट्रिक्स इज गिवन लाइक दिस, तो अब अपने को कैसे पता लगेगा इट इज दिस स्पेशल मैट्रिक्स। तो जैसे मैंने बोला अल्फा इक्वल टू 0 35 40 60 90, दिस विल वर्क इफ द डिटरमिनेंट इज 0। इफ सपोज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इज नॉट 0, हियर डिटरमिनेंट इज 1 + 3 दैट इज 4, तो अब आप बोलेंगे सर ये इससे कैसे कंबाइन होगी, तो इसके लिए ध्यान रखिए अल्फा जैसे मैंने बोला, यू टेंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा आल्सो। व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा बेसिकली रेशियो ऑफ दिस, रेशियो ऑफ दिस। तो अब अपन इसका रेशियो निकालेंगे, √3/1, यहाँ पे भी √3/1 है, तो सेम वैल्यू आ रही है दोनों से, और उससे जो अल्फा जनरेट हो रहा है दैट इज आल्सो ए 60 डिग्री, दैट इज द वैल्यू व्हिच यू नो, तो वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो उससे अपना कंफर्म हो जाता है कि ये इस फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। अब अपन इसको इस फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, सो व्हाट वी डू इज वी रीराइट दिस मैट्रिक्स लाइक दिस। कैसे राइट करेंगे, √3 1 minus √3 and 1. So what I will do is I will divide this by 2 everything, because I know, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अपन ने निकाल लिया, that is nothing but 60 that we have already found. तो 60 के हिसाब से यहाँ देख लो sin 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 जनरेट करना है। So it means I have divided this thing by 2, this thing by 2, यहाँ ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बाहर क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो मैं इस मैट्रिक्स को रीराइट करके इस तरह से लिखूंगा, आई कैन राइट इट लाइक दिस, बिकॉज हमें पता है मैट्रिक्स में इफ यू मल्टीप्लाई बाय समथिंग यू हैव टू डिवाइड बाय दैट, दैट इज द ओनली वे। और मैट्रिक्स में एक वैल्यू को, जिससे एक एलिमेंट अगर बाहर होता है, इफ यू टेक इट इनसाइड इट विल मल्टीप्लाई द होल मैट्रिक्स बाय ऑल एलिमेंट्स बाय दैट वैल्यू। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे। अब अगर क्वेश्चन आता है इसकी हायर पावर, सो यू विल राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, देन यू टेक द हायर पावर। इस तरह से डिफरेंट तरीके से ये मैट्रिक्स एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो ये एक इलस्ट्रेशन है, अल्फा अगर यहाँ पे है 0 1 -1, दिस इज द मैट्रिक्स, ये दी हुई है, यहाँ अल्फा है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है देखो, तो अब अपने को ये पता है दिस इज द मैट्रिक्स, स्पेशल मैट्रिक्स। तो इसके लिए अगर हम a² निकालेंगे तो क्या आएगा, तो a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 के हिसाब से। a² इफ यू विल फाइंड व्हाट यू विल गेट अल्फा स्क्वायर, इट विल बिकम पाई, cos पाई इज -1 sin पाई 0, इट विल बिकम -1, माइनस बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम i। तो a² यू कैन सी दैट इज माइनस अल्फा स्क्वायर i। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज ऑन दिस मैट्रिक्स द एडिशन कैन बी फ्रेम्ड लाइक दिस। a² = i हमने किसने देखा था, a² = i वी सॉ इन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, जिसमें a² i था, तो उसमें अपन ने बोला था जो a³ था हो जाएगा a की इवन पावर, इफ देयर इज i, a ऑड पावर विल बिकम a। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सम ऑफ दिस। तो सम ऑफ दिस में क्या होगा देखो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर i, यहाँ से अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इट विल बिकम माइनस अल्फा स्क्वायर i प्लस अल्फा 4 i² माइनस अल्फा 6, ऐसे आ जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, सॉरी हाँ 4 है तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा अल्फा की पावर 20 एंड यू कैन टेक i कॉमन, सो व्हाट दिस विल जनरेट, दिस इज नथिंग बट ए जीपी। ये जीपी है और उसका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है माइनस अल्फा स्क्वायर, यू कैन सी। तो अगर आपको इसका एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करना है, यू कैन इजीली फाइंड, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा यू कैन फाइंड दिस वैल्यू। सिमिलर तरह से क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, अगर मैं n लिख देता हूं, a³ a5 a7 a⁻21, इसका भी क्वेश्चन अपन फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर मैं ऑड की पावर बोलता हूं, यू कैन टेक a कॉमन एंड यू कैन राइट इट एज a मल्टीप्लाइड बाय m ओनली, राइट, क्योंकि यहाँ पे a² a4 a6 आ जाएगा, ये तो अपन इवैल्यूएट कर ही लिया है। दिस इज व्हाट वी कैन राइट। तो इस पे इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस तरह से एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, इस पे ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस तरह के मैट्रिक्स का, जिसमें a² जो है माइनस अल्फा स्क्वायर आ रहा है और दिस मैट्रिक्स, इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल मैट्रिक्स में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, जिसके लिए a ट्रांसपोज क्या होता है, i के बराबर होता है। तो ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है, इसका a ट्रांसपोज जो है वो a के बराबर ही आता है। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने में आपको वही चीज मिल रही है, उससे भी आप उसको देख सकते हैं। नहीं सॉरी, a ट्रांसपोज का प्रोडक्ट i आ रहा है। और इस मैट्रिक्स के लिए और क्या होगा कि जो a इनवर्स होता है,
आपको पता है, बाद में मैं बताऊंगा भी कि जो ए इनवर्स होता है वो ए ट्रांसपोज के बराबर ही होता है फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके लिए ये भी चीज ट्रू होती है। तो जैसे अगर यहाँ पे मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन दिखा, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, जैसे a की पावर -50, सो आई कैन राइट इट एज a इनवर्स की पावर 50, बट आई नो दिस मैट्रिक्स a इज ऑर्थोगोनल, सो आई कैन राइट a इनवर्स एज a ट्रांसपोज की पावर 50। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। सो दैट इज ऑल ट्रू फॉर दिस स्पेशल मैट्रिक्स। अब अपन एक आईआईटी का क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन स्क्रीनिंग में आया था। ये आईआईटी के पेपर में स्क्रीनिंग में ऑब्जेक्टिव हुआ था 2005 में, मेंस के पेपर में नहीं आया था जैसे आपका एडवांस होता है। But this was the question. Now look at this matrix. This is 3/4. This is 1/4. This is that special matrix that is orthogonal. PP transpose क्या होगा? I के बराबर होगा. Because in this question we have to find this expression. P transpose Q की power 2005 multiplied by what is Q? PAP transpose. This is the expression. अब अपना जो Q है, if you will put the value here this. तो अब अपन सॉल्व कैसे करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर, जो भी हायर पावर का क्वेश्चन होता है देयर इज ऑलवेज ए पैटर्न, यू डोंट डू द होल कैलकुलेशन, कभी भी नहीं करनी पड़ती। तो क्यू की पावर 2005 है, मैट्रिसेस में इफ इट इज नॉट गिवन कम्यूटेबल यू कैन नॉट मूव द मैट्रिसेस। ऑलवेज रिमेंबर, तो पी ट्रांसपोज को आगे नहीं लिख सकता, पी पीछे नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं कर सकते। मैं इसको डायरेक्टली ए नहीं लिख सकता बिकॉज वी कैन नॉट मूव देम बिकॉज दे आर नॉट कम्यूटेबल, इट इज नॉट रिटन। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें अपने को जो भी लिखा हुआ है पावर, यू जस्ट राइट दोस टर्म्स एक के बाद एक। क्यू की पावर 2005 मींस क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू, इस तरह से आप क्यों लिखते जाएंगे, कहां तक? टिल 2005 टर्म्स, इनका मल्टीप्लिकेशन है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब अपने को इस मैट्रिक्स के बारे में पता है, तो ये रिजल्ट अगर इंपॉर्टेंट अपने को पता है, दिस इज नथिंग बट आई, तो ये अब आपको दिख जाएगा पी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू आई, पी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू आई, पी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू आई। देखो ये अपने आप जनरेट होगा, क्वेश्चन ऐसा ही है। फिर आगे भी देखेंगे पी ट्रांसपोज पी इक्वल टू आई, लास्ट ऑल्सो पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी इक्वल टू आई, यहाँ पे भी आई आएगा और यहाँ पे भी आई आएगा। सो दीज ऑल वैल्यूज आर आई। तो अगर ये सारी की सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो रही है, व्हाट विल बी लेफ्ट? यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग बट a. So a it will become a raised to power 2005। तो यहाँ पे जो x है उसको आप लिख सकते हैं that is nothing but a raised to power 2005। अब अगर मेरे को इसको लिखना है cos अल्फा sin अल्फा के टर्म्स में, तो अपन इसको लिख सकते हैं √3/2 कितना होता है? cos 60। So I can write it as cos 60। What is cos 60 is pi/3। Here is also cos 60। Here it will become, नहीं cos 30 होगा, सॉरी cos 30 √3/2 होता है, cos 30। Here it will become sin 30 and here it will become minus sin 30। और अगर हम इसकी पावर 2005 करते हैं, what it will generate? You will multiply this power by the angle। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, cos of 2005 pi/6। इसकी वैल्यू यू कैन इजीली इवैल्यूएट, यू नो दिस वैल्यू, हाउ टू इवैल्यूएट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी और सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन था अपनी, दैट इज दिस इंपॉर्टेंट स्पेशल मैट्रिक्स व्हिच वी डिस्कस्ड, उसका ये एप्लीकेशन था। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। इफ यू सी ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 whose determinant is 1 स्पेशली, then always think about this if there is a question of higher power, it is important। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आईआईटी में जब ये क्वेश्चन आया था, इट वाज इजियर, आपको इतना करना भी नहीं था बिकॉज ऑप्शंस वर इजियर। हाउ द ऑप्शंस वर इजियर? जैसे अपने को x की वैल्यू निकालनी है ना, तो जो भी मैट्रिक्स निकालनी होती है यू कैन ऑलवेज फाइंड इट्स डिटरमिनेंट। तो मैं ऐसे भी चेक कर लेता हूँ ऑप्शंस को, कई बार इससे एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आई कैन राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट, इसकी पावर और डिटरमिनेंट ऑफ पी। अब डिटरमिनेंट ऑफ पी ट्रांसपोज और पी तो अपने को पता है 1, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ क्यू की पावर 2005। और डिटरमिनेंट ऑफ क्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ पी, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ पीटी। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू भी कितना है? वो भी 1 ही है। आप नोटिस करिए क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो उससे मैं इस तरह से भी कई बार ऑप्शन चेक करके फायदा होता है। जो भी आपको वैल्यू मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की निकालनी होती है, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट्स डिटरमिनेंट। इफ इट्स डिटरमिनेंट इज अ स्मॉलर वैल्यू, यू कैन चेक फ्रॉम द ऑप्शंस किसका वो डिटरमिनेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ x इक्वल टू 1 सिर्फ एक केस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। देयर इज नो अदर केस इन व्हिच द आंसर इज 1। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है दैट चेक विल वर्क बिकॉज एन ऑप्शन कैन बी गिवन 110 माइनस 2005 आल्सो। उसके केस में आपको एग्जैक्ट तरीका पता होना चाहिए। तो ये कुछ हमने स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर ली, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस दैट यू शुड नो, जिसमें हायर पावर ऑफ के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनको हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है, अब और कोई भी क्वेश्चन आता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, अगर उसमें हायर पावर का क्वेश्चन है, जैसे a की पावर 20 अपने को ये दिया, तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हायर पावर ऑफ मैट्रिसेस के, इन दैट देयर इज ऑलवेज ए पैटर्न। तो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड दैट पैटर्न। तो वो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पैटर्न का मतलब है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें जिस पोजीशन पे जो टर्म जनरेट होती है, उस पोजीशन पे हम सीरीज को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं।
सीरीज कौन कौन सी होती है अपनी, अपन पढ़ते हैं सम ऑफ सीरीज में। सिंपल सीरीज होती है एपी, सेकंड सीरीज होती है जीपी, फिर सीरीज होती है एजीपी, फिर सीरीज होती है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल सॉरी डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज काफी कॉमन है जिसपे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये सीरीज का पैटर्न अपने को नोटिस करना। जैसे सपोज दिस इज द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड a raised to power 20, सो दिस इज a। तो हम पैटर्न कैसे बनाते हैं, वी जस्ट फाइंड a स्क्वायर, वी फाइंड a क्यूब, वी फाइंड a4, वी फाइंड सम वैल्यूज, और उसमें आप पैटर्न देखते हैं। पैटर्न देखने का मतलब है दीज आर द फोर पोजीशंस, दीज आर द फोर पोजीशन, दीज आर द फोर पोजीशन, जस्ट सी वेयर द वैल्यू इज चेंजिंग। इन दीज फोर पोजीशन दीज टू वैल्यूज आर ऑलवेज 1 0। तो हम ये बोल सकते हैं a की पावर 20 भी जो आप इवेलुएट करेंगे उसमें यहाँ पे भी 1 0 ही आने वाला है, राइट। ये हमेशा अपन बोल सकते हैं। सो इफ a raised to power 20 आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा here will be 1, here will be 0, you will get the same value because it is not changing. Now we talk about this value. There are two positions now for value of b. What is b? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे ये जो भी टर्म आएगी उस टर्म में एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें पहले टर्म 1 आ रही है, फिर 3, फिर 7, फिर 15, 3 7 15, ये अपने को पैटर्न दिख रहा है। और जो डी वाली टर्म है, इफ यू लुक एट इट, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी उसमें एक पैटर्न बन रहा है, उसमें 2 4 8 16, यहाँ पे a की पावर 20 है, 2 4 8 16, दिस इज द पैटर्न। अब ये जो टर्म्स बन रही हैं ये a की पावर्स पे डिपेंड कर रही हैं। दिस इज फॉर a raised to power 1, सो दिस इज लाइक योर फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज योर a raised to power 2, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म। तो ये तो अपने को डायरेक्टली दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट फॉर्मिंग ए जीपी। इफ दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो ये अपनी क्या फॉर्म कर रही है, दिस इज नथिंग बट ए जीपी। जीपी नहीं है, सॉरी, ये 2r है, सॉरी ये 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, ये जीपी बन रहा है। तो दिस इज ए जीपी। इसकी जनरल टर्म क्या होगी, दैट इज 2 raised to power। तो ये अपने को पता लग गया। तो यहाँ पे अगर मैं a की पावर 20 की बात करूंगा, तो a की पावर 20 में क्या होगा, दैट विल बी गिविंग 2 raised to power 20। तो ये टर्म अपने को ऐसे पता लगती। तो ये जीपी बन रही थी। अब अपन इसको देखेंगे, दिस इज नॉट ए जीपी, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट एन एपी। तो अपन निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। तो अब इसमें क्या है, जो डिफरेंस है दैट इज फॉर्मिंग ए जीपी। सो ये डिफरेंस सीरीज है। तो डिफरेंस सीरीज आप कैसे सॉल्व करते हैं, दैट यू शुड नो। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है, यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू, आप देख नहीं सकते डायरेक्टली। इफ यू लुक एट दीज टू वैल्यूज, हियर इट इज 3, हियर इट इज 4, हियर इट इज 7, हियर इट इज 8, हियर इट इज 16, हियर इट इज 15। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो a की पावर 20 में यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है, दिस इज नथिंग बट 2 minus 1, दिस इज 2 square minus 1, बिकॉज यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से। तो यहाँ पे जो 2 वैल्यू थी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, दिस इज नथिंग बट 2 क्यूब माइनस 1। तो अपने को वो टर्म्स यहाँ पे दिख रही है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसकी जनरल टर्म हम लिख सकते हैं कि a की पावर 20 में क्या आएगा, 2 raised to power 20 minus 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो आपको जीपी की डिफरेंस सीरीज के हिसाब से इसकी टर्म निकालनी पड़ेगी। 1 3 7 15, it is quite common if the difference is in GP and see the power of 2 square 2 cube, so just see 2 square minus 1, 2 cube minus 1, 2 raised to power 3 minus 1, you can see the pattern there also। नहीं तो आपको डिफरेंस सीरीज के हिसाब से उसकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। So the idea is you have to form a series, a pattern, उसके बेसिस पे आप इसकी टर्म लिखेंगे, then you can find a plus b is 1, c plus d also you will see that is nothing but, if you will add these two values, it will become 2 raised to power 21 minus 1, or minus 1 plus 1 cancel out, so it will become 2 raised to power 21. So the answer will become option number 4. ऐसे अपन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं पैटर्न का, दैट इज दिस वन। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, दिस इज इक्वल टू वी दिस एक्सप्रेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी पैटर्न बन सकता है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1, यहाँ पे क्या है, देयर इज सम मिस्टेक आई थिंक, इफ आई विल मल्टीप्लाई दीस टू, क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक मेरे ख्याल से, इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट देखेंगे, इट विल बिकम 1 plus 2। फिर आप क्या लिखेंगे, बाकी टर्म्स को लिख लेंगे, फिर आप नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 1 plus 2 plus 3। नोटिस यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको 1 plus 2 ही लिखा है। इफ यू विल राइट, इट विल बिकम 3, इट विल बिकम 6। तो अगर आपको पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा तो यहाँ वाली टर्म्स में पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा, ये है। तो अगर आपको पैटर्न के हिसाब से लिखना पड़ेगा तो आप पैटर्न के हिसाब से लिखेंगे कि आपकी सीरीज कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से कि फर्स्ट वाले में तो टर्म 1 आएगी, सेकंड वाले में टर्म 3 आएगी, थर्ड वाले टर्म 6 आएगी, कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है किसमें है, 2 4। अब आपका यहाँ पे डिफरेंस सीरीज ही बनेगी। सो दिस डिफरेंस इज नथिंग बट 2, हियर इट इज 3। तो ये जो डिफरेंस है ये एपी में फॉर्म होगा। उसके हिसाब से आपको फिर इसकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। दिस इज द आइडिया।
बट अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे 1 + 2 1 + 3, यू कैन सी अप टिल 3 इफ यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 1 + 2 + 3। और अगर आप आगे जाते जाएंगे अप टिल n - 1 इफ यू विल मल्टीप्लाई इट विल बिकम 1 + 2 + 3 अप टिल n - 1, तो उससे आपको ये दिख जाएगा डायरेक्ट ये सम जो है, you can write this equal to 78 and you can solve for the value of n. n - 1 2 equal to 78, तो इससे आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो n की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो डिफरेंस सीरीज इज क्वाइट कॉमन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में बनाया जाता है, जिसमें आपको डिफरेंस सीरीज के हिसाब से उसकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, और वो एपी या जीपी में हो सकता है इस तरह से एक्सप्रेशन। तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हायर पावर के, वेदर इट इज 2x2 मैट्रिक्स, वेदर इट इज 3x3 मैट्रिक्स, यू ऑलवेज कंसीडर द पैटर्न बेस्ड ऑन विच यू फाइंड की क्या सीरीज का सम हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सिर्फ एक बेसिक सी चीज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, दैट इज दिस वन। डायगोनल मैट्रिक्स में सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, सॉरी सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर नथिंग बट जीरो। तो हम इसमें बोलते हैं किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं यू विल ऑलवेज गेट द सेम मैट्रिक्स अगेन। एंड सेकंड थिंग व्हाट वी से इज डायगोनल मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। दीज आर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन में इफ इट इज गिवन इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, you can always consider these properties. Next property is if A is this one, if you have to find the inverse of a diagonal matrix, then you can do what? Directly इसका इनवर्स ले सकते हैं यहाँ पे जो भी वैल्यू है। तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स A is equal to, suppose I will write this matrix as 1 2 and 5, suppose mostly 3x3 matrix में तो आता है -5। if this is the diagonal matrix and you have to find inverse of this, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। this is an important observation, इसका एग्जाम में शॉर्ट में यूज आ सकता है, तो you can write it as 1/1, you can write it as 1/2, here you can write it as -1/5। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं, इनवर्स अगर आपको लेना है तो वो यही वैल्यू के बराबर आता है। इवन अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर करना है, सपोज यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर, व्हाट यू विल डू, जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो a की जो भी पावर होती है -1 हो गई, 2 हो गई, नेचुरल नंबर पावर हो गई, इंटीजर पावर हो गई, तो वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे इट विल गेट 2 स्क्वायर, हियर इट विल गेट 5 - 5 का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू दैट यू कैन राइट। तो ये एक छोटी सी चीज है ध्यान रखने वाली डायगोनल मैट्रिक्स की, व्हिच कैन बी यूजफुल फॉर यू इन द एग्जाम। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने देख लिया। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन और है इन्वॉल्विंग P and C। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ A is a square matrix of order n, L is the maximum number of distinct entries if it is a upper or lower triangular matrix. So I will tell you about upper or lower triangular matrix also. Upper and lower triangular matrix mostly it will be written in the exam की क्वेश्चन में डिफाइन करी हुई हो सकती है मैट्रिक्स, अदरवाइज आल्सो यू शुड नो। सबसे पहले हम M डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? इट इज स्टेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A is a diagonal matrix। तो अगर हमारी कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर n की होती है तो उसमें n एलिमेंट्स ही होते हैं डायगोनल, राइट? जितना ऑर्डर होता है उतना ही होता है डायगोनल में। और इफ n एलिमेंट्स आर इन द डायगोनल तो डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी है? डिस्टिंक्ट सिर्फ n ही होगी, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट एंट्रीज हमारी इसी के बराबर हो सकती है, मैक्सिमम n के बराबर। अब आप बोलेंगे सर आपने जीरो कंसीडर नहीं किया, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स में तो जीरो भी आता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो डायगोनल में आप लेंगे वो एलिमेंट एक जीरो भी हो सकता है, अगर वहां पे जीरो ले लेंगे तो जो सराउंडिंग के जीरो है उसको आप फिर से काउंट नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज आप इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ऐसे ही ले सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है L इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इफ A इज एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर और लोअर ट्रायंगुलर अपन देख लेते हैं। आई एम कंसीडरिंग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? समथिंग लाइक दिस, जिसमें यहाँ पे डायगोनल और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, ऊपर हमेशा जीरो होगा। इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर। यू कैन सी इट इज फॉर्मिंग ए ट्रायंगल एंड इट इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो। तो इस तरह से ये देखो ट्रायंगल बन रहा है नीचे। अगर ऊपर ट्रायंगल बनेगा देयर आर एलिमेंट्स ऑन द अपर पार्ट, लोअर पार्ट इज जीरो, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगल। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं। तो ये 3x3 का है। वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की यहाँ पे बात हो रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इफ दिस इज जीरो, रिमेनिंग आर नॉन जीरो, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज 1। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज हियर 1 + 2 इफ द मैट्रिक्स ऑर्डर इज 3x3। इफ 4x4 होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज 1 + 2 + 3। वी कैन सी द पैटर्न। तो अगर n क्रॉस n होगा सो इट विल बिकम 1 + 2 + 3 अप टिल n - 1, क्योंकि n एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल में, उससे पहले वाले तक का वी हैव टू डू द सम। So this is the minimum number of zeros. Next is minimum number of zeros if A is an upper or lower triangular matrix. ये तो हो गया maximum number of distinct entries. So distinct entries की if I will talk about, it will become 1 + 2. This is maximum number of distinct entries. Here it will become 1 + 2 + 3. Here it will become 1 + 2 + 3 + 4. So this will become, for order n, it will become 1 + 2 + 3 up till n. So it will become n multiplied by n + 1/2. इस तरह से हम यहाँ पे भी ये सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। दिस n + 1/2 5, दिस इज द वैल्यू। इस तरह से इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यू विल गेट इक्वल टू 5। जस्ट सॉल्व द इक्वेशन।
तो मोस्टली आइडिया ये था लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर व्हाट आर द मैट्रिसेस, इफ यू विल बी एबल टू सी हियर यू कैन बी टोल्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ एंट्रीज, उसके ऊपर आपको पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सो दिस वाज अबाउट दिस एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स सब देख ली, बट उसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी, कम्यूटेबिलिटी, हायर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, देन वी सॉ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। ट्रांसपोज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेस्ड ऑन ट्रांसपोज you might have to find symmetric and skew symmetric matrix, which is symmetric, which is a skew symmetric matrix, ये आपको फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। इसके अलावा आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बोला जा सकता है, और we have to use these transpose properties to solve the question also. Basic transpose, you know, if you exchange the row and column, then the new matrix is the transpose of the original matrix. First property is transpose of transpose is same matrix. The properties are important. Determinant of transpose is nothing but a. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मोस्टली है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एडिशन, ट्रांसपोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एंड वी कैन से मूविंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को अपन मूव कर सकते हैं किसमें, इनवर्स में और एडजॉइंट में, इट कैन गो इनसाइड। नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मूविंग इनसाइड इनवर्स और एडजॉइंट, दिस इज ओनली फॉर ट्रांसपोज, ये अपन बोल सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैन मूव अराउंड इनसाइड एंड आउट, यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट। एडिशन प्रॉपर्टी ये जो है ट्रांसपोज की, यू कैन मूव टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऐसा आप हमेशा कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट इन एडजॉइंट एंड इनवर्स, बिकॉज मैट्रिसेस में तीन इंपॉर्टेंट चीजें आप डिफाइन करते हैं, इनवर्स, एडजॉइंट एंड ट्रांसपोज। एडजॉइंट में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी, ऐसा नहीं होता। इनवर्स में भी ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रांसपोज में ही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट देयर इन एडजॉइंट और इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इज देयर इन एडजॉइंट एंड इनवर्स आल्सो, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी व्हिच इज देयर इन एडजॉइंट एंड इनवर्स आल्सो। In multiplication, what is the property? If there is multiplication of two matrices and if you take the transpose, तो आप B transpose A transpose लिख सकते हो, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, B पहले आ जाएगा A बाद में आ जाएगा, बिकॉज हमें पता है मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेबल, तो जिस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो B पहले लिखा हुआ है A बाद में, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस ओनली। हियर यू कैन राइट C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो ऑर्डर आपका रिवर्स हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी एडजॉइंट में भी होती है, इनवर्स में भी होती है, तो मैं साथ में ही ध्यान रखता हूँ। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, adjoint of B multiplied by adjoint of A. This is the property. Similar type से AB inverse जो होता है, inverse में भी ये property होती है। When you take inside inverse, it will become B inverse A inverse. जो multiplication है that will just reverse. तो same property यहाँ पे भी होती है। Third property is moving. It can go inside inverse. It can come outside of inverse. It can move. तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, दो और एक मूविंग प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज देयर इन एडजॉइंट एंड इनवर्स आल्सो। एडिशन और ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टी का, जिसपे एक आईआईटी में क्वेश्चन आया था दिस। मैं ऐसे क्वेश्चंस को बोलता हूं ट्रांसपोज इक्वेशंस। व्हाट आई मीन बाय ट्रांसपोज इक्वेशंस, बेसिकली क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, इफ P is a 3x3 matrix such that P transpose is equal to 2P plus I. So this is I call a transpose equation. This is equation in a matrix along with its transpose. This is what I call a transpose equation. अब अपने को लिखा हुआ है there exists a column matrix x y z such that Px is equal to we have to find. तो अब अपने को इससे क्या कर सकते हैं, कभी भी आपको किसी भी एक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज की इक्वेशन दी हुई है, you can always make one more equation using this. कैसे करते हैं अपन, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज करके, you just take transpose both the sides. This is the property that we will use. This is very important property of transpose in addition of matrices. तो कोई भी क्वेश्चन आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का जिसमें ट्रांसपोज की बात करेंगे, you can always do this property, take transpose both the sides. This type of property we apply in complex numbers also. एक complex number में इक्वेशन होती है, you can take conjugate both the sides. इस तरह की अपन प्रॉपर्टी वहां पे भी लगाते हैं। तो इस तरह का यही है, ट्रांसपोज हम दोनों तरफ लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है, when you take transpose both the sides, what it becomes? It becomes P transpose raised to power transpose. Right side it will become 2P raised to power transpose plus I raised to power transpose, because we know we can distribute transpose in addition. तो मैंने already distribute कर दिया, so it will become P transpose raised to transpose, it will become P. Here it will become 2P transpose, here it will become I. अब अपने को जो क्वेश्चन है, we have to find P, because if we will multiply P by X, so you will get Px equal to something.
तो p हम कैसे निकालेंगे? तो हमेशा क्या होगा, जब भी आप ट्रांसपोज लेंगे इट विल फॉर्म टू इक्वेशंस। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो ये जो टू इक्वेशंस इफ यू विल फॉर्म, देयर आर टू वेरिएबल। व्हाट आर द टू वेरिएबल? p transpose and p. These are the two variables for which you have to solve. One is p transpose and another one is p. So consider these equations as algebraic equations. Like this is x is equal to 2y plus 1. This is what? y is equal to 2x plus 1. तो इसको आप वैसे सॉल्व करने का सोचो। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रा में, बिकॉज एडिशन इन मैट्रिसेस और उसका जो अलजेब्रा होता है दैट इज सिमिलर टू अलजेब्रा आल्सो। अलजेब्रा में भी हम वही चीज करते हैं। तो यहाँ पे इफ आई हैव टू फाइंड p, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ p ट्रांसपोज हियर एंड फाइंड p इन टर्म्स ऑफ i। दिस इज व्हाट आई कैन डू। अब मैं यहाँ पे दोनों को यूज करके अलजेब्रा से यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ that p will become 2 times of 2p plus i plus i. This is what I can do. तो इससे क्या आएगा अपना, इससे अपना आएगा 4p plus 2i plus i is equal to p. It will become 3p is equal to minus 3i. So from here you will get p equal to minus i. तो देखो इससे अपना ये फायदा होता है, अपन ऐसे इक्वेशन सॉल्व करके you can always find p in terms of i. So always remember, if there is one equation in transpose with its matrix, it means automatically there is also one more equation which is not given to us, but we can make that equation from original by taking transpose. तो हाँ, एक इक्वेशन जब दी हुई है तो एक आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लेके हमेशा बना सकते हैं। और अब इस इक्वेशन में जब मुझे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, देयर आर टू वेरिएबल्स, देयर आर टू इक्वेशंस, यू कैन ऑलवेज फाइंड द अदर वन। तो अगर p हमारा माइनस आई है तो px कितना होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस x। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय x। अब ये तो हो गया एक इक्वेशन टू वेरिएबल। तो देयर इज ओनली ऑलवेज वन इक्वेशन यू कैन मेक। This is important. One equation, two variables. What are the two variables? Matrix and its transpose. That is P and P transpose. Similar तरह से, if I will make two equations, suppose I will make, there are two matrices A and B. ये तो एक पे आया क्वेश्चन, दो पे भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। There are two matrices A and B, and I write the equations like this: A plus B transpose, A plus 2B transpose is equal to 3i. Suppose this is first equation I will write. Second equation I will write it as A 2A transpose minus 3B, or I can write here B transpose also is equal to 5i. These are the two equations given to us, and you have to find A and B, or there is some relation in A and B in the question. So always remember, if this is given to us and you have to solve for A and B, and you have to find some relation in A and B in the options. तो ये दो equations आपको दी हुई हैं, you can always make two more equations. What are the two more equations we can make? By taking transpose. तो अगर आप टू मोर इक्वेशंस बना लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयर आर फोर इक्वेशंस यू विल फॉर्म, देयर आर फोर वेरिएबल्स। व्हाट आर द फोर वेरिएबल्स? ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज। तो यू कैन सॉल्व ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ऑल वैल्यूज फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जा सकता है। दो इक्वेशन दी हुई है, तो ट्रांसपोज में जब भी इक्वेशन है यू ऑलवेज मेक एन इक्वेशन टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड्स। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। उसके बाद में क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करता हूं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स में। व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड द ट्रेस। तो यहाँ पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है मैट्रिसेस का, दैट इज कॉल्ड द ट्रेस। अब मैं दोनों को साथ में इसलिए ध्यान रखता हूं बिकॉज ट्रेस में भी ये प्रॉपर्टी होती है। तो ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ माइनस बी, सिमिलर टू ट्रांसपोज। ट्रेस ऑफ के क्या होता है? के टाइम ट्रेस ऑफ ए। दिस इज द प्रॉपर्टी आल्सो इन ट्रांसपोज। ट्रेस ऑफ ए की पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए की पावर ए। ये भी ट्रांसपोज में होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो टीआर को आप ट्रेस को ट्रांसपोज की तरह भी सोच सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट में होगा, यू हैव टू राइट इट इन रिवर्स। यही प्रॉपर्टी होती। तो ट्रेस में यह प्रॉपर्टी होती है कि एबीसी का जो ट्रेस होगा, बीएसी का ट्रेस होगा, सीएबी का ट्रेस होगा, वो सेम होगा। दिस इज व्हाट यू कैन राइट। अब इसमें एडिशन की प्रॉपर्टी पर अपन ये क्वेश्चन देखते हैं। तो a प्लस 2b अपने को ये दिया हुआ है, 2a माइनस b दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड ट्रेस a माइनस ट्रेस b। सो आई कैन टेक ट्रेस बोथ द साइड्स। ट्रेस ऑफ a plus 2 times trace of b is equal to become trace of right side matrix. What is trace of right side matrix? Addition of diagonal elements, that is minus 1. एक इक्वेशन बन गई। यहां पे भी हम दोनों तरफ ट्रेस ले लेंगे, it will become 2 times trace of a minus trace of b. Here diagonal element sum is 3. तो अब अपना क्वेश्चन सिंपली हो गया। These are two equations. This is the easiest way to solve this type of questions. So there are two equations, there are two variables. You can find the values of these two variables, trace of a and trace of b. फिर उसके बाद में आपको उसका सबट्रैक्शन निकालना है, you can easily solve. तो इस तरह की प्रॉपर्टी ट्रेस में भी होती है,
ट्रेस की इस तरह की प्रॉपर्टी जो है प्रोडक्ट में इसका यूज आ सकता है क्वेश्चन में, बिकॉज दिस इज लाइक कम्यूटेबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस। एबीसी का ट्रेस सेम है, बीसीए का ट्रेस सेम है, सीएबी का ट्रेस, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं कैसे भी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एडिशन में मैंने देख लिया इस तरह से अगर इक्वेशंस दी हुई होती, तो एडिशन में आपको इक्वेशंस दी हुई हो सकती है ट्रांसपोज में भी और मैट्रिसेस के साथ में भी, तो आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लेके यू कैन ऑलवेज मेक सम एक्स्ट्रा इक्वेशंस एंड सॉल्व। तो अब आपने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, अब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी के बाद में। तो नेक्स्ट क्लास में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का वी विल सी द ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, दैट स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हाउ टू आइडेंटिफाई, उस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देन वी विल सी द क्वेश्चंस ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। इस तरह से ये चैप्टर है। फिर टाइम बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स।